गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो एक बार देख लीजिए, क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है? तो करंट अफेयर अपडेशन दिसंबर 24 से लेके 15 मार्च तक का डाटा जो हमने कहा था, तो उस सीरीज में थर्ड लेक्चर है। दिसंबर 24 से लेके मार्च 25 तक का डाटा, उसका थर्ड लेक्चर। स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहला है आरबीआई को एक अवार्ड दिया गया। क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। आरबीआई को अभी दिया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड क्या काम किया गया है? हाल ही में इन्होंने 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए थे। एक का नाम है सारथी और एक का नाम है प्रवाह। सारथी और प्रवाह। तो डिजिटल प्रोग्राम शुरू किए, इसका मतलब पेपरलेस करना है चीजों को। पेपर वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, डाटा वगैरह ठीक से मैनेज हो पाए, सारी चीजों का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो। यही सब चीजों को ध्यान में रख के इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किए थे, सारथी और प्रवाह। तो ये सब जो परफॉर्मेंस रही है डिजिटल फील्ड में, जो काम आरबीआई ने किया है, उसी के लिए सेंट्रल बैंकिंग करके ग्रुप है, लंदन में सम्मानित किया गया है। सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा लंदन में आरबीआई को सम्मानित किया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। तो बस जो हेडिंग है वही क्वेश्चन है, हेडिंग पे ही फोकस करना है। क्वेश्चन क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड ये अभी हाल ही में किसको दिया गया है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया? आरबीआई को। तो हाल ही में आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा? सेंट्रल बैंकिंग करके संस्था, सेंट्रल बैंकिंग, इनके द्वारा दिया गया है लंदन में। क्यों दिया गया? आरबीआई ने जो डिजिटल इनिशिएटिव लिए थे, एक का नाम है सारथी और एक का नाम है प्रवाह। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आरबीआई ने हाल ही में डिजिटल इनिशिएटिव लिए थे, एक है सारथी। सारथी जो है वो बैंक एम्प्लॉइज के लिए है। बैंक के जो एम्प्लॉई हैं वो डाटा वगैरह को प्रॉपर डिजिटल फॉर्मेट में मेंटेन कर पाए, ये जनता के लिए नहीं है। सारथी जो है वो बैंक एम्प्लॉई के लिए है, प्रवाह जो है वो पब्लिक के लिए है। 2 डिजिटल इनिशिएटिव आरबीआई ने लिए, एक सारथी एक प्रवाह। सारथी है बैंक एम्प्लॉइज के लिए, प्रवाह है पब्लिक के लिए। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म इन हाउस टेक्निकल टीम ने तैयार किए हैं। आरबीआई की इन हाउस टेक्निकल टीम ने तैयार किए थे, एक सारथी एक प्रवाह प्लेटफॉर्म। क्या है ये? तो एक तो बैंक का इंटरनल प्रोसेस और एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब पब्लिक के लिए ओपन। तो सारथी क्या चीज है, अब इनको समझें। ये भी क्वेश्चन है कि सारथी क्या है और प्रवाह क्या है। सारथी जनवरी 2023 में ये इंटरनल वर्कर के लिए, इंटरनल जो वर्कर हैं, एम्प्लॉई जो हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म था। एम्प्लॉई जो है उनके लिए प्लेटफॉर्म था कि जो भी डिटेल वगैरह फिल करनी है, डाटा मैनेज करना है डिजिटल फॉर्मेट में, उनके लिए है। जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना, डाटा को एनालाइज करना, टास्क को ट्रैक करना, कोलैबोरेशन, जितने भी ये सब बैंक के काम हैं, इन सबको एम्प्लॉई हैंडल करेंगे। सारथी जो प्लेटफॉर्म है ये इंटरनल जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए, कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करना, डाटा एनालाइज करना, ट्रैक करना, कोलैबोरेशन, ये सारी चीजें विद अदर आरबीआई सिस्टम, मतलब इंटरनल काम के लिए, बैंक के इंटरनल काम के लिए सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। और पब्लिक के लिए, आउटसाइडर के लिए जो प्लेटफॉर्म था उसका नाम है प्रवाह, एक्सटर्नल यूजर के लिए।
एक्सटर्नल यूजर को अपना डाटा वगैरह सबमिट करना है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एक्सटर्नल यूजर के लिए प्रवाह प्लेटफॉर्म, दोनों का पर्पस क्या है? चीजों को पेपरलेस करना, डिजिटल करना, चीजों को पेपरलेस करना, डिजिटल करना, और उससे आसान भी होगा, डाटा को मैनेज करना भी इजी होगा। थोड़ा सा जूम ज्यादा हो गया है क्या ये? पढ़ने में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं? तो सारथी और प्रवाह ये दो डिजिटल इनिशिएटिव आरबीआई के थे। क्योंकि ये अच्छे प्रोग्राम रहे, दोनों सफल रहे, तो आरबीआई को वर्ल्ड लेवल पे सम्मानित किया गया इस काम के लिए। दोनों प्लेटफॉर्म का पर्पस मैंने बताया। सारथी है आरबीआई, ये बैंक एम्प्लॉइज के लिए, एम्प्लॉइज डिजिटल फॉर्मेट में डाटा को हैंडल करेंगे, पेपरलेस काम होगा। प्रवाह है एक्सटर्नल यूजर के लिए, ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है पर एक्सटर्नल यूजर के लिए। तो सारथी और प्रवाह ये दो डिजिटल इनिशिएटिव आरबीआई ने लिए। इसके लिए, इस डिजिटल प्रोग्राम के लिए ही आरबीआई को दिया गया है डिजिटल अवार्ड। ये डिजिटल अवार्ड जो मिला है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, लंदन में आरबीआई को मिला। तो इसमें सवाल क्या बनता है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड लंदन में हाल ही में किसको दिया गया? आरबीआई को दिया गया। क्या इन्होंने बड़ा डिजिटल काम किया है? दो डिजिटल इनिशिएटिव, एक सारथी और प्रवाह नाम से इन्होंने लॉन्च किए थे, सफल रहे। सारथी इंटरनल जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए है, वो सारे डाटा को मैनेज करेंगे इसके द्वारा डिजिटल फॉर्मेट में। प्रवाह जो है वो एक्सटर्नल यूजर के लिए है, आउटसाइड यूजर जो है प्रवाह प्लेटफॉर्म के द्वारा एप्लीकेशन वगैरह फाइल करना ये करेंगे। दोनों में ही पेपर का यूज नहीं करना पड़ेगा, पेपर यूज नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर विक्रम और कल्पना नाम के माइक्रो प्रोसेसर स्पेस मिशन के लिए कौन तैयार कर रहा है? इसरो। हेडिंग ही क्वेश्चन है देखो। तो साइंस एंड टेक में बहुत सारी चीजें तो बता चुका हूं, अब नए नए जो पॉइंट आ रहे हैं वो करंट में ही करा दे रहा हूं मैं। साइंस एंड टेक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, नया कुछ आ रहा है वो मैं करंट में ही ऐड करता चल रहा हूं। ठीक, विक्रम और कल्पना क्या चीज है? इसरो डेवलप कर रहा है हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर, जो स्पेस मिशन में, रॉकेट वगैरह में, लॉन्च वगैरह में मदद करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर बना रहा है इसरो, विक्रम और कल्पना नाम का हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर, जो स्पेस प्रोग्राम में हेल्प करेगा। सवाल यही है, विक्रम क्या है और कल्पना क्या है? तो विक्रम और कल्पना दोनों ही इसरो डेवलप कर रहा है हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर के नाम में। हेडिंग जो है वही क्वेश्चन है। तो विक्रम 1601 पहले बना था, वो 16 बिट का था। अभी जो बनाया है विक्रम 3201 वो 32 बिट है। इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। देखो, विक्रम 3201 इंडिया का पहला फुली इंडिजिनस खुद का बनाया 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। विक्रम जो है इंडिया का खुद का पहला खुद का बनाया, पूरी तरीके से इंडिजिनस है। माइक्रो प्रोसेसर वगैरह पहले इंडिया में बनते कहाँ थे? बाहर से लेने पड़ते थे। तो अब आईआईटी में भी काम हो रहा है, इसरो भी काम कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर। देखो, 32 बिट का भारत का पहला खुद का बनाया गया, और भारत का पहला है खुद का बनाया है, इसलिए एग्जाम का क्वेश्चन है। और 32 बिट 32 जो वर्ड लिखा है 32 बिट, उससे पहले 16 बिट का था हमारे पास, उससे पहले 16 बिट का था माइक्रो प्रोसेसर। 2009 से वो यूज हो रहा है, रॉकेट वगैरह में 2009 से यूज हो रहा है 16 बिट वाला, अब 32 बिट का बना लिया है। कल्पना जो है ये भी 32 बिट का है, कल्पना जो बना है ये भी 32 बिट का है। अब इसको पढ़ें, एग्जाम का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज विक्रम, व्हाट इज कल्पना? दोनों ही इसरो के बनाए माइक्रो प्रोसेसर, जो स्पेस मिशन में मदद करेंगे। अब देखो, इसरो और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है चंडीगढ़ की, इसरो और साथ में एससीएल करके कंपनी चंडीगढ़ की, इन दोनों ने मिलकर 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर तैयार किया है। एक का नाम विक्रम, एक का नाम कल्पना। विक्रम 3201, कल्पना 3201 किस लिए बनाए गए हैं? स्पेस प्रोग्राम में इनकी मदद ली जाएगी। विक्रम 3201 इंडिया का पहला पूरी तरह खुद से बनाया गया 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर का नाम है। इससे पहले 1601, विक्रम 1601 16 बिट का था, 2009 से वो वर्किंग है। अभी जो बनाया गया है 32 बिट का है, इंडिया का पहला खुद से बनाया गया, पूरी तरीके से खुद से बनाया गया 32 बिट। कल्पना जो 3201 जो है ये भी 32 बिट है, ये भी 32 बिट का है। तो सवाल बस इतना ही है, विक्रम और कल्पना क्या चीजें हैं?
इसरो का माइक्रो प्रोसेसर का नाम है। स्पेस एप्लीकेशन में हेल्प ली जाएगी, इनकी स्पेस एप्लीकेशन में मदद ली जाएगी। तो आत्मनिर्भर भारत जो है, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसपे इंडिया काम कर रहा है खुद से बनाने का। तो मेक इन इंडिया के तहत ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव है भारत का। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के तहत ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है इंडिया का। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये सब स्पेस एप्लीकेशन वगैरह में यूज किया जाएगा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अभी और डेवलपमेंट इसमें होंगे और एडवांसमेंट किया जाएगा। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक अगला क्वेश्चन है, कुछ टाइम पहले अभी आप न्यूज में सुन रहे होंगे, साइंटिस्टों ने पहली बार लाइट को फ्रीज कर दिया है। लाइट को फ्रीज कर दिया है, न्यूज सुनिए, ये लाइट को ही फ्रीज कर दिया, लाइट को ही जमा दिया बर्फ की तरह। अभी न्यूज में सुना है हाल फिलहाल में, लाइट को बर्फ की तरह फ्रीज कर दिया गया है, जमा दिया गया है। तो वही अगला टॉपिक, हम उसी की बात कर रहे हैं। इसे बोलते हैं सुपर सॉलिड। देखो, सुपर सॉलिड स्टेट जो बनाने की बात है, एक स्टेट होती है सुपर सॉलिड। सॉलिड लिक्विड गैस तो बचपन से पढ़ रहे हो, सॉलिड लिक्विड गैस। उसके अलावा एक स्टेट होती है मैटर की, प्लाज्मा। एक होती है बी कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़ाया हुआ है, वो भी बहुत लो टेम्परेचर पे बनता है। ये सुपर सॉलिड जो स्टेट है, ऐसा नहीं कि पहली बार सुपर सॉलिड स्टेट अचीव की गई है, एटम वगैरह से सुपर सॉलिड स्टेट पहले भी बनाई गई है। तो इस बार खास क्या है, सुपर सॉलिड स्टेट में इस बार लाइट को शामिल करके लाइट को ही फ्रीज कर दिया गया है। ये बड़ा काम हुआ है। पहले भी सुपर सॉलिड स्टेट अचीव की गई थी, पर उसमें लाइट को यूज करके नहीं था। अब जो सुपर सॉलिड स्टेट बनाई गई है, हाल ही में चर्चा में था, उसमें लाइट को ही फ्रीज कर दिया गया है। ये चर्चा का विषय है कि लाइट को ही जमा दिया गया, सुपर सॉलिड स्टेट में लाइट ही फ्रीज हो गया। अब ये होने से क्या अचीवमेंट, ऐसा क्या बड़ा काम हो गया, क्या एप्लीकेशन होंगे? क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह के क्षेत्र में भी, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी ये एक बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में या ये सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है कि कई सारे इंप्लीकेशन इसके भविष्य में देखे जाएंगे। अब इसको पढ़ो। साइंटिस्ट ने लाइट को सुपर सॉलिड स्टेट में बदला है, लाइट को ट्रैप कर दिया है सुपर सॉलिड स्टेट में। सुपर सॉलिड स्टेट एटम वगैरह से पहले भी बनी है, पहले भी बनाई है, पर उसमें लाइट नहीं था। इस बार लाइट को सुपर सॉलिड स्टेट में लाना, ये बड़ा काम हुआ है। क्या है ये? पहली बार इटली वगैरह की टीम थी, जो रिसर्चर है इसमें इटली की टीम, तो पहली बार रिसर्चर ने लाइट को क्वांटम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बदल दिया है, जिसको हम सुपर सॉलिड कह रहे हैं। तो सुपर सॉलिड लाइट की मदद से जो बना है, ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर लाइट का इन्वॉल्वमेंट है। और इस सुपर सॉलिड में क्या है, सॉलिड लिक्विड दोनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती है। इसमें बड़ी बात क्या है, सॉलिड लिक्विड एक साथ एग्जिस्ट करती है स्टेट, सॉलिड लिक्विड एट द सेम टाइम। तो फर्स्ट टाइम रिसर्चर ने लाइट को क्वांटम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म किया है, एक सुपर सॉलिड स्टेट बनाई है। सुपर सॉलिड स्टेट में सॉलिड लिक्विड सेम टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं। और ये इटालियन रिसर्चर्स हैं, उन टीम ने काम किया है। ये इटालियन रिसर्चर्स की टीम ने, उन्होंने अचीव किया है ये फेज। तो एक मैटर का एक नया फेज ऐसा बनाया जहां पर सॉलिड और सुपर फ्लूइड दोनों की प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। जब आप कह रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड दोनों एक टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब मैटर का आपने एक ऐसा फेज, एक ऐसी स्टेट बनाई है जहां सॉलिड की प्रॉपर्टी भी देखने को मिल रही है और सुपर फ्लूइड की प्रॉपर्टी भी देखने को मिल रही है। सॉलिड लिक्विड दोनों प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल रही है। साइंटिस्ट पहले भी सुपर सॉलिड बना चुके हैं एटम वगैरह की मदद से, पर यह पहला इंस्टेंस है जहां पर लाइट को कंप्लीट की गई है, जहां पर लाइट को ऐड किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है। तो इस सुपर सॉलिड में खास बात क्या है, यहां पर लाइट की कपलिंग की गई है। इससे पहले सुपर सॉलिड जो बना था उसमें लाइट की कपलिंग नहीं थी, लाइट की कपलिंग पहली बार की गई है कि लाइट को ही जमा दिया गया है। तो सुपर सॉलिड अभी जो बनाया है उसमें लाइट की कपलिंग की गई है, ये बड़ा काम हुआ है। तो ऑल्दो साइंटिस्ट हैव मेड सुपर सॉलिड आउट ऑफ एटम बिफोर, पहले भी साइंटिस्ट सुपर सॉलिड बना चुके हैं एटम से, पर उस समय लाइट की कपलिंग नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें लाइट की कपलिंग कर दी गई है सुपर सॉलिड फॉर्म बनाने में।
और ये नए रास्ते ओपन हो गए हैं क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में। इसका इम्प्लीकेशन देखा जा रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन ला देगा, सुपर कंडक्टर के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन ला देगा और कंडेंस मैटर फिजिक्स के क्षेत्र में। तो कई सारे इम्प्लीकेशन देखे जा रहे हैं कि भविष्य में इन सब क्षेत्र में इस चीज का हम यूज कर पाएंगे। तो सुपर सॉलिड ये क्या स्टेट होती है, थोड़ी इसकी चर्चा हमने लिख दी है। सुपर सॉलिड मैटर का वो स्टेट है, क्वांटम मैकेनिक्स में डिफाइन किया गया है इसको, जहां पर पार्टिकल कंडेंस होते हैं ऑर्डरली क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में, पर नॉर्मल सॉलिड की तुलना में ये अलग भी होता है। नॉर्मल सॉलिड की प्रॉपर्टी से यहां प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है। यूजुअली सॉलिड अपने आप से मूव नहीं करते, बट सुपर सॉलिड डायरेक्शन भी चेंज करते हैं, डेंसिटी भी चेंज करते हैं पार्टिकल इंटरेक्शन के बेसिस पर। तो नॉर्मल सॉलिड से सुपर सॉलिड अलग होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सॉलिड डोंट मूव ऑन देयर ओन। सॉलिड के लिए आप क्या कहते हैं, फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स स्ट्रक्चर है। पर सुपर सॉलिड के केस में डायरेक्शन और डेंसिटी ये दोनों चेंज होते हैं, जबकि ऑर्गेनाइज लैटिस स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। सॉलिड्स अपने आप में फ्रीली मूव नहीं करता, सॉलिड अपने आप में फ्रीली मूव नहीं करता, जबकि सुपर सॉलिड के केस में डायरेक्शन और डेंसिटी में चेंज हो जाता है, जबकि लैटिस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज मैनर में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बहुत शॉर्ट में इसकी प्रॉपर्टीज आपको बताएं तो यहां पे हमने लिख दिया है, सुपर सॉलिड डुअल नेचर का होता है। सॉलिड और सुपर फ्लूइड दोनों की प्रॉपर्टी आपको दिखाएगा। क्वांटम कोहेरेंस है इसमें, क्वांटम इफेक्ट देखने को मिलेगा। जीरो विस्कोसिटी, मूव्स विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डिपेंडेंसी। अल्ट्रा कोल्ड कंडीशन चाहिए इसको बनाने के लिए, अल्ट्रा कोल्ड कंडीशन। तो भाई टेक्निकल ग्रेजुएट हो तो दिमाग में यही आ रहा होगा सुपर सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होंगी। नॉर्मल सॉलिड की तुलना में सुपर सॉलिड आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए। नॉर्मली सॉलिड क्या होता है, फिक्स स्ट्रक्चर, फिक्स वॉल्यूम होता है। सुपर सॉलिड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, डायरेक्शन और डेंसिटी बदलती भी है। लैटिस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज मैनर में रहेगा, पर तो भी इसकी डायरेक्शन और डेंसिटी में बदलाव देखने को मिलता है, नॉर्मल सॉलिड में नहीं। नॉर्मल सॉलिड की तुलना में सुपर सॉलिड अलग फॉर्म है, क्योंकि ये पूरी तरह सॉलिड नहीं, सॉलिड और सुपर फ्लूइड दोनों की प्रॉपर्टी है। सॉलिड लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, ये मतलब है इसमें। सॉलिड और लिक्विड दोनों को अगर देखो तो दोनों की प्रॉपर्टी यहां शो हो रही है सुपर सॉलिड में। अंतर ये है, अगर आपको बहुत आम भाषा में किसी को बताना हो सुपर सॉलिड, तो आप कहोगे यहाँ सॉलिड लिक्विड दोनों प्रॉपर्टी एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। सॉलिड लिक्विड दोनों प्रॉपर्टी एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। और कैरेक्टरिस्टिक के लिए चाहो तो 4 पॉइंट बोल सकते हो, डुअल नेचर, सॉलिड लिक्विड एक साथ, क्वांटम इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जीरो विस्कोसिटी, इंपॉर्टेंट है जीरो विस्कोसिटी, और अल्ट्रा कोल्ड कंडीशंस, टेम्परेचर बहुत कम चाहिए। बहुत कम टेम्परेचर में तो एक स्टेट मैंने आपको और पढ़ाई हुई है, जो मैटर की 5वीं स्टेट पढ़ाया था, बीई कंडेंसेट, बीई कंडेंसेट पढ़ाया हुआ है। मैटर की 5 स्टेट आपको पढ़ाई है, आईसीटी में भी पढ़ाया है, बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री में ही पढ़ाया हुआ है। ये पढ़ाया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या नहीं, ये आपको आईसीटी में भी पढ़ाया हुआ। मैटर के 5 फॉर्म, जहां प्लाज्मा पढ़ाया था वहां पे 5 स्टेट आपको टोटल पढ़ाई है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीई कंडेंसेट। स्पेशल कंडीशंस में बनता है बीई कंडेंसेट, ये मैटर का 5वां फॉर्म है। ठीक, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, आईसीटी में बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़ाया हुआ बीई कंडेंसेट। क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था अभी किसी में, अभी किसी पेपर में पूछा भी था, 5th स्टेट ऑफ मैटर बताइए। एक मैंने आपको पढ़ाया था हाल ही में, इसरो का स्पेड एक्स सैटेलाइट, इसरो का स्पेड एक्स सैटेलाइट पढ़ाया था अभी, जहां पे मैंने बताया था डॉकिंग अनडॉकिंग, एक वर्ड डॉकिंग अनडॉकिंग। ये कुछ इस तरह का प्रोग्राम है इसरो का, जहां 2 स्पेस ऑब्जेक्ट को आप कनेक्ट कर पाओ और फिर उनको सेपरेट भी कर पाओ। एक बड़ा काम है ना, मान लो इतने सारे रॉकेट लॉन्च करने पड़ते हैं, इतनी बार स्पेस मिशन आपको लॉन्च करने पड़ते हैं, या इसरो कह रहा है कि आईएसएस जैसा स्पेस स्टेशन हम बनाएंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हम बनाएंगे, इसरो का प्लान है। तो आपको बहुत सारे कंपोनेंट स्पेस में ले जाके अटैच करना पड़ेगा। जो चीजें बनाओगे उसमें कई चीजें अटैच करनी पड़ेंगी, कुछ हटाना भी पड़ेगा, जोड़ना घटाना पड़ेगा। बड़े बड़े स्ट्रक्चर जब भी आप बनाओगे उसमें कुछ ऐड करना, कुछ हटाना, ये करना पड़ेगा। तो अटैच करना, डॉकिंग, सेपरेट करना, अनडॉकिंग, इस तरह का ट्रायल इसरो ने अभी किया है।
ये पढ़ा चुका हूं मैं, डॉकिंग अनडॉकिंग। इसरो ने एक इस तरह का ट्रायल किया है कि 2 सैटेलाइट कनेक्ट कर दिए, डॉकिंग, और फिर उनको सेपरेट करके भी देख लिया है। इसमें रिस्क क्या है? कॉलिजन का रिस्क है कि कैसे बिल्कुल स्मूथ तरीके से कनेक्ट किया जाए, स्मूथ तरीके से सेपरेट किया जाए। उसमें एक डर होता है कॉलिजन का, टकरा कर टूटने का, या कोई कंपोनेंट उसमें हिल जाए, खराब हो जाए, तो वो कंपोनेंट ही हमारा बेकार हो जाएगा। तो सेफ तरीके से कैसे कनेक्ट करें, कैसे सेपरेट करें, डॉकिंग अनडॉकिंग करने वाला प्रोग्राम इसरो का स्पेड एक्स। ये एक बड़ा प्रोग्राम है इसरो का। अभी इन्होंने सैटेलाइट को कनेक्ट किया था और अब उसको सेपरेट करके भी देखा है। ये मैं पहले साइंस टेक में पढ़ा चुका हूं। अभी 13 मार्च को अनडॉकिंग वाला भी सफल कर दिया इसरो ने। डॉकिंग तो कर दी थी पहले, डॉकिंग कर दिया था, अब इसको अनडॉकिंग वाला भी ट्रायल इसरो का सफल हो गया है। तो बड़े बड़े स्पेस मिशन जो इसरो भविष्य में लॉन्च करना चाह रहा है, गगनयान है, चंद्रयान 4 है, उसके अलावा और भी लूनर मिशन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनना है। ये टेक्नोलॉजी बहुत मदद करेगी वहां पर, ये टेक्नोलॉजी काफी मदद करेगी उसमें। तो इसरो ने सफलतापूर्वक अनडॉकिंग मतलब सेपरेशन कर लिया है स्पेड एक्स सैटेलाइट का। 2 सैटेलाइट थी, पहले डॉकिंग किया था। साइंस एंड टेक में जब मैंने पढ़ाया था उस समय इसरो ने डॉकिंग किया था, दोनों को कनेक्ट किया था। अभी 13 मार्च को अनडॉकिंग वाला भी सफल कर दिया ट्रायल, और बड़ा अचीवमेंट है इसरो का ये। तो इससे फ्यूल की बचत भी भविष्य में होगी, आपको बार बार मल्टीपल लॉन्च भी नहीं करने पड़ेंगे। जो हर बार एक लॉन्च करना पड़ता है, आपको हर कंपोनेंट यहां से भेजना पड़ता है बार बार, तो कनेक्शन वगैरह करके या कनेक्ट करके सेपरेट करके कई सारे रिपीटेशन बच जाएंगे, टाइम भी बचेगा, फ्यूल भी बचेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा। तो एक नई टेक्नोलॉजी इन्होंने बना ली है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट काम है इसरो ने किया है। 13 मार्च 2025 को इसरो ने सफलतापूर्वक अनडॉकिंग भी करके दिखा दिया है 2 सैटेलाइट के बीच। SDX 0102 2 सैटेलाइट जो थी पहले डॉकिंग हुई थी, अब उनमें अनडॉकिंग भी करके दिखा दिया है। तो 13 मार्च 2025 को इसरो ने सफलतापूर्वक अनडॉकिंग भी करके दिखा दिए 2 सैटेलाइट की, जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। स्पेड एक्स ये जो मिशन है, साइंस एंड टेक में भी पढ़ा चुका हूं। स्पेड एक्स मिशन में डॉकिंग जो की थी, अब अनडॉकिंग करके भी ट्रायल कर लिया गया है, और ये स्पेस प्रोग्राम में इसरो का एक बड़ा अचीवमेंट है। स्पेस प्रोग्राम में इसरो का एक बड़ा अचीवमेंट माना गया है ये। क्या क्वेश्चन समझ आया? सवाल आएगा, स्पेड एक्स प्रोग्राम किस संस्था का है? नासा का है या स्पेस एक्स कंपनी का? पक्का ऑप्शन देगा स्पेस एक्स, एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी ऑप्शन लिखेगा, और 90% लोग गलत करके आएंगे कि स्पेड एक्स स्पेस एक्स का प्रोग्राम है। गलत, स्पेड एक्स इसरो का प्रोग्राम है। फिर दूसरा सवाल आएगा, स्पेड एक्स प्रोग्राम इसरो का किससे संबंधित है? डॉकिंग अनडॉकिंग, डॉकिंग अनडॉकिंग की गई है इसमें। सिविल सर्विसेज में अगर यही क्वेश्चन बन जाए तो पहला सवाल, स्पेडएक्स प्रोग्राम इसरो ने लॉन्च किया, एक स्टेटमेंट। दूसरा लिख देगा डॉकिंग का मतलब है 2 सैटेलाइट को कनेक्ट करना, अनडॉकिंग का मतलब है सेपरेट करना, या इसका उल्टा लिख देगा, डॉकिंग का मतलब है सेपरेट लिख देगा। गलत, डॉकिंग मतलब कनेक्शन, अनडॉकिंग मतलब सेपरेशन, ऐसे घुमा देगा क्वेश्चन को। इस ये प्रोग्राम कॉस्ट सेविंग में काम आएगा, फ्यूल बचाने में काम आएगा, ये सब सही है। क्या इस प्रोग्राम के बनते ही चाइना को हम पीछे छोड़ दे रहे हैं? कंपैरिजन की बात नहीं चल रही है, अभी सिंपल बात चल रही है, हमारे फ्यूचर मिशन में मददगार होगा, हमारे जो फ्यूचर प्रोग्राम होंगे उनमें हेल्पफुल होगा। ठीक, ये क्वेश्चन यूपीएससी तो पूछने वाला है अगले साल में, और एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो स्पेडएक्स प्रोग्राम का मतलब है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, पर केवल डॉकिंग नहीं, इसमें डॉकिंग अनडॉकिंग दोनों करके चेक किया गया है, दोनों सफल ट्रायल हो गए हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? तो इसरो सफलतापूर्वक अनडॉक भी कर दिया है स्पेडएक्स सैटेलाइट को। 2 सैटेलाइट जो पहले भेजे थे कनेक्ट करके, उनको सेपरेट भी करके देख लिया गया है, कनेक्शन सेपरेशन दोनों देख लिया गया है। तो 13 मार्च 2025 इसरो ने सफलतापूर्वक अनडॉकिंग कर दी 2 सैटेलाइट की, जो स्पेडएक्स मिशन का ही पार्ट है, स्पेडएक्स मिशन का ही पार्ट है। अब देखो, अनडॉकिंग प्रोसेस में क्या किया गया है? सेपरेशन किया गया है 2 सैटेलाइट, जो 2 सैटेलाइट कनेक्टेड थे। डॉकिंग में क्या था? कनेक्ट किया गया है, सेपरेशन किया गया। SDX 01 और 02
ये दो सैटेलाइट का सेपरेशन किया गया है अनडॉकिंग में। अभी जो अनडॉकिंग की गई है, अनडॉकिंग के अंदर ये दो सैटेलाइट जो कनेक्टेड, पहले डॉकिंग का मतलब क्या था, दोनों जोड़े थे। अब अनडॉकिंग की गई है, मतलब दोनों को अलग किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही थी कि आपस में टकराव ना जाए, कॉलिजन वगैरह ना हो जाए, कॉलिजन वगैरह ना हो जाए। The unlocking process involved a precise sequence of events culminating in the separation of SDX-01, SDX-02, ये दो सैटेलाइट का सेपरेशन किया गया है। इसमें क्वेश्चन समझ आ रहा है? अनडॉकिंग ऑफ द सैटेलाइट 460 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट पे की गई है, 45 डिग्री के एंगल पर, ये जरूरत नहीं है। द सैटेलाइट आर नाउ, और इन दोनों को सेपरेट करने के बाद ये भी चेक कर लिया गया है कि दोनों इंडिपेंडेंटली अपना मोशन पूरा कर रहे हैं कि नहीं, और इन दोनों की हेल्थ भी ठीक है। दो सैटेलाइट सेपरेट करने के बाद ये भी ऑब्जर्व किया गया कि दोनों सैटेलाइट को अलग करने के बाद इंडिपेंडेंटली वो अपने मोशन को कर रही हैं और नॉर्मल भी है, उनकी हेल्थ भी सैटेलाइट की ठीक है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ, कंपोनेंट खराब नहीं हुए, मतलब सफल रहा। तो अनडॉकिंग जो की गई है, अनडॉकिंग में ये देखा गया कि दोनों सैटेलाइट इंडिपेंडेंटली काम भी कर रही हैं और दोनों बिल्कुल ओके है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसरो ने अपनी ये क्षमता यहाँ पर प्रूव की है। डॉकिंग अनडॉकिंग दोनों सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है सर्कुलर ऑर्बिट पे। एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन के दौरान, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन के दौरान डॉकिंग अनडॉकिंग इसरो ने सफलतापूर्वक दिखाया है। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया है क्या? क्वेश्चन समझ आ गया क्या? तो इसरो ने डॉकिंग एंड डॉकिंग ऑपरेशन सर्कुलर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक हासिल किए हैं। क्या ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में काम कर जाएगा? अगर ये लिख दे, देखो सिविल सर्विसेज में कैसे घुमाता है, एक स्टेटमेंट में लिख देगा इसरो ने डॉकिंग एंड डॉकिंग सफलतापूर्वक कर ली है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। क्या ये जो कंसेप्ट है एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी काम कर रहा है? क्या ये जो ट्रायल है ये एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए भी किया गया है क्या? नहीं। सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन इसीलिए टॉपिक सेम है, सेम टॉपिक आपके एग्जाम में पूछेगा। स्पेड एक्स प्रोग्राम किसका है, डॉकिंग अनडॉकिंग का क्या मतलब, सिविल सर्विसेज में अगर यही पूछेगा और टफ क्वेश्चन बनाना हो तो लिख देगा इसरो ने डॉकिंग अनडॉकिंग स्पेड एक्स प्रोग्राम में एलिप्टिकल ऑर्बिट में की है। यही क्वेश्चन वहां टफ हो जाता है। तो करंट में टॉपिक वही रहेगा, बस क्वेश्चन का लेवल ऐसे बदल देता है। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं, ये इन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट में किया है। ये जो ट्रायल हुआ है ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए हुआ है, एलिप्टिकल के लिए नहीं। और ये सफलता जो मिली है स्पेडएक्स सैटेलाइट के अंदर, जो इन्होंने सेपरेशन किया एंड डॉकिंग जो की है, कई सारे प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनना है, चंद्रयान 4 लॉन्च होना है। अभी गवर्नमेंट ने चंद्रयान 5 के लिए भी अप्रूवल दे दिया है, चंद्रयान 5 लॉन्च के लिए भी सरकार ने अप्रूवल दे दिया। गगनयान प्रोग्राम, ह्यूमन को स्पेस में भेजना है। तो कई सारे हमारे स्पेस मिशन में ये टेक्नोलॉजी काम आएगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनना है जिसमें बहुत सारी चीजें स्पेस में ले जाके अटैच करनी होंगी। चंद्रयान 4 है, अभी चंद्रयान 5 के लिए भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। गगनयान प्रोग्राम जहां ह्यूमन पहली बार स्पेस में भेजा जाएगा, कई सारे प्रोग्राम है जहां पर ये काम करेगा। डॉकिंग टेक्नोलॉजी पे मास्टरी करना, जैसे स्पेस में फ्यूल रिफ्यूलिंग करनी हो, जो आपके चीजें मूव कर रही हैं उसमें फ्यूल अगर रिफ्यूलिंग करनी हो, स्पेस में ही रिफ्यूलिंग करने का काम भी हो जाएगा। स्पेस में ही रिफ्यूलिंग करनी हो तो भी ये टेक्नोलॉजी काम आ जाएगी। सैटेलाइट का लाइफ स्पैन भी इससे बढ़ेगा, कॉस्ट भी कम आएगी और बार बार लॉन्च आपको नहीं करने पड़ेंगे, उसमें कमी आएगी। इससे पहले वाला मैंने 16 जनवरी को डॉकिंग प्रोग्राम जो हुआ था जिसमें दो सैटेलाइट कनेक्ट किए गए थे, वो वाला बैकग्राउंड भी यहां मेंशन कर दिया है पूरा एक साथ। तो डॉकिंग का मतलब क्या था, 16 जनवरी को इसरो ने लॉन्च किया था, वहां पे डॉकिंग की थी। उस समय डॉकिंग वाला सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था जनवरी, जहां पे SDX 1 और 2 को कनेक्ट किया गया था। जनवरी वाला जो मैंने पढ़ाया था उसमें दोनों को कनेक्ट किया गया था, डॉकिंग की गई थी सफलतापूर्वक। तो डॉकिंग का मतलब यहां देखो लिखा हुआ है, डॉकिंग का मतलब है कनेक्शन। डॉकिंग इन्वॉल्व टू स्पेसक्राफ्ट कनेक्टिंग इन स्पेस, या दो सैटेलाइट को जोड़ना, दो सैटेलाइट या दो ऑब्जेक्ट जो है उनको कनेक्ट करना, बेसिकली दो ऑब्जेक्ट का कनेक्शन। तो वो तो हम पहले पढ़ा भी चुके हैं। ये अस्त्र मिसाइल, पहले जरा समझा दूं इसके बारे में एक पॉइंट।
मिसाइल मैंने आपको कई सारी पढ़ाई हुई है। एक मिसाइल है अस्त्र, अस्त्र मिसाइल पढ़ाया था इसके बारे में भी। अस्त्र मिसाइल, मिसाइल आपने जैसे पृथ्वी पढ़ी, अग्नि पढ़ी, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग, ये इंडिया का जो खुद का प्रोग्राम था मिसाइल डेवलपमेंट का, उसका पार्ट है। इसके अलावा और भी मिसाइल आपने बाहर से भी ली हैं, ब्रह्मोस जैसे की एग्जाम्पल। तो मिसाइल कई सारी बताई थी। और भी मिसाइल है अपने पास, शौर्य है, निर्भय है, शौर्य, निर्भय, कई सारी मैंने आपको मैनपैड पढ़ाई हैं, कंधे पे रख के जो लॉन्च करते हैं वो भी पढ़ाई हुई है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, कई सारे वेपन पढ़ाए हुए हैं। हर वेपन के बारे में बताया था किसकी क्या खूबी है। सबमरीन पनडुब्बी पढ़ाई थी। पृथ्वी कहां से कहां लॉन्च होती है, पृथ्वी मिसाइल की क्या खूबी है, ये कहां से कहां सरफेस टू सरफेस लॉन्च होती है या सरफेस टू एयर या एयर टू एयर। पृथ्वी का मतलब क्या होता है, सरफेस, सरफेस से सरफेस पे हिट करती है बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि, ये भी सरफेस टू सरफेस। आकाश, आकाश बताया था जमीन पे खड़े होकर आसमान देख रहे हो, सरफेस टू एयर। त्रिशूल बताया था ऐसे जमीन से उठाया हवा में मारा, सरफेस टू एयर। पृथ्वी अग्नि दोनों सरफेस टू सरफेस, आकाश त्रिशूल दोनों सरफेस टू एयर। और नाग है टैंक को हिट करने वाली मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल। ठीक, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, कि आप कोई फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हो और सामने से कोई मिसाइल या एयरक्राफ्ट आ रहा है, आपको उसको हिट करना है हवा में ही। तो हवा में आप फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हो, उसमें मिसाइल लगी है और आपने वहीं से लॉन्च किया। कोई दूसरा एरियल ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको एरियल थ्रेट, कोई दूसरा एरियल थ्रेट है, कोई मिसाइल या कोई ड्रोन या कोई एयरक्राफ्ट, उसको हवा में मार गिराना है। उसके लिए आपको चाहिए एयर टू एयर मिसाइल। अस्त्र है एयर टू एयर। एयर टू एयर मैंने एक और पढ़ाई थी अभी आपको, एयर टू एयर मैंने एक और भी पढ़ाई थी कुछ दिन पहले। तो अस्त्र कैसी मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल। और ये बहुत ज्यादा हाइट पे फ्लाई करती है, तो इसको कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल। शॉर्ट में इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं BVRAM। तो अस्त्र मिसाइल का अभी सफल परीक्षण किया गया है चांदीपुर उड़ीसा से, तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया गया है। तेजस मार्क 2 से इसका ट्रायल किया गया है, सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से, चांदीपुर उड़ीसा से अभी ट्रायल किया गया है इसका। क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो अस्त्र क्या है, अब यही सवाल है। देखो, तेजस मार्क 2 जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, HAL का बनाया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LCA। तेजस है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हल्का लड़ाकू विमान, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अगर हेलीकॉप्टर होता तो कहते LCH, तब हम कहते लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, पर ये हेलीकॉप्टर नहीं एयरक्राफ्ट है, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और तेजस किस पीढ़ी का है, 4.5 जनरेशन। एडवांसमेंट में अगर देखें तो तेजस है 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। रफेल भी इसी जनरेशन का है, रफेल भी इसी जनरेशन का है, मतलब एडवांस एयरक्राफ्ट है, HAL बनाता है इसको। तो तेजस मार्क 2, तेजस का ही एडवांस वर्जन है मार्क 2। इसका प्रोटोटाइप बनाया गया, ट्रायल किया गया है, इससे लॉन्च किया अस्त्र मिसाइल को, और टारगेट को पूरी एक्यूरेसी के साथ हिट किया इसने, टारगेट को पूरी एक्यूरेसी के साथ हिट किया, मतलब सफल ट्रायल किया गया। अब पढ़ो इसको। तो डिफेंस मिनिस्ट्री का ही एक डिपार्टमेंट है ADA, ये डिजाइनिंग का काम करता है, डिजाइन वगैरह जो बनाने होते हैं, ADA डिजाइनिंग का काम करता है, HAL मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, डिजाइन वगैरह तैयार करने में हेल्प करता है। ADA डिफेंस मिनिस्ट्री का ही एक डिपार्टमेंट है और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह HAL करता है। तो 12 मार्च 2025 को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, उन्होंने सफल परीक्षण किया है खुद की इंडिजिनस, खुद की बनाई अस्त्र मिसाइल। एग्जाम का सवाल तो यही है, अस्त्र क्या चीज है? अस्त्र है बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे फ्लाई करने वाली एयर टू एयर मिसाइल, जिसको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क
मार्क 1 प्रोटोटाइप फाइटर से ट्रायल किया गया है। तेजस मार्क 1 या 2, मार्क 1 ए नाम है इसका वेरिएंट का। तेजस का ही अपग्रेडेड वर्जन है ये सब, तेजस के ही वर्जन है मार्क 1 मार्क 2 ये सब। बस सवाल ये ध्यान रखना है, तेजस एयरक्राफ्ट से ट्रायल हुआ है हाल ही में अस्त्र मिसाइल का। तेजस एयरक्राफ्ट से ट्रायल किया गया है अस्त्र मिसाइल का, जो कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। चांदीपुर उड़ीसा से ट्रायल हुआ है अभी, और एक्यूरेट टारगेट इसने हिट किया, फ्लाइंग टारगेट को हिट करके देखा गया। तो अस्त्र मिसाइल को डिजाइन और डेवलप किया है डीआरडीओ ने। एडीए का भी रोल है इसमें, एडीए का भी रोल है, साथ में मिलकर काम करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आते हैं सारे, एडीए डीआरडीओ ये सब। तो अस्त्र मिसाइल डिजाइन एंड डेवलप बाय डीआरडीओ, 100 किलोमीटर रेंज, इसकी जो रेंज है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। कई सारे एडवांस टूल्स इसके अंदर लगे हुए हैं कि पूरी एक्यूरेसी के साथ टारगेट को नेविगेट करके हिट करे, पूरी एक्यूरेसी के साथ टारगेट का पता लगाए और उसको हिट करे। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है ये। तो ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ऑलरेडी इंडक्टेड है, पर तेजस मार्क 1 ट्रायल जो अभी किया गया है ये एक बड़ा अचीवमेंट है। तेजस एयरक्राफ्ट में मार्क 1 कैटेगरी जो है अभी प्रोटोटाइप बनाया है इसका, एडवांस एयरक्राफ्ट है, इससे भी ट्रायल किया गया है। तो एयरफोर्स के पास अस्त्र मिसाइल पहले से है, पर तेजस मार्क 1 जो प्रोटोटाइप से लॉन्च किया गया है वो एक बड़ा अचीवमेंट है। ऐसा नहीं कि अस्त्र मिसाइल अब बनी है, सवाल ये नहीं है कि अस्त्र अभी बनी है, अस्त्र तो मैंने 4 साल पहले भी पढ़ाई हुई है, 4 साल पहले भी डिफेंस के लेक्चर में अस्त्र मिसाइल पढ़ाया हुआ है। अस्त्र अभी बनी है ये बड़ी बात नहीं है। सवाल क्या है, अस्त्र को तेजस एएफ मार्क 1 जो प्रोटोटाइप था उससे लॉन्च किया गया है, ये फैसिलिटी जो है, ये जो जहां से लॉन्च हुआ है ये अचीवमेंट है। अस्त्र अभी बनी है ये नहीं सवाल है, सवाल ये है यहां से लॉन्च की गई है, इससे तेजस एएफ मार्क 1 से लॉन्च किया गया है। तो एयरफोर्स में ऑलरेडी पहले से भी ये मिसाइल है, पर इसका जो ट्रायल इस वेरिएंट से किया गया है ये बड़ा अचीवमेंट है। एडीए डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है, ये डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है इसका। एडीए क्या संस्था है उसके बारे में बैकग्राउंड नोट में लिख दिया है। एडीए डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है, 1984 में बना था, डिजाइनिंग वगैरह का काम करता है। तेजस की डिजाइनिंग भी इन्होंने बनाई है, तेजस का जो डिजाइन भी है वो इन्होंने बनाया है। मैन्युफैक्चरिंग एचएएल करता है, तेजस की मैन्युफैक्चरिंग एचएएल के अंडर में है, डिजाइन इन्होंने तैयार किया था। तेजस जो है सिंगल इंजन सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट हल्का लड़ाकू विमान। तेजस जो है सिंगल इंजन का सिंगल सीटर वाला हल्का लड़ाकू विमान है, उसका डिजाइन एडीए ने बनाया था, मैन्युफैक्चरिंग उसकी एचएएल करता है, और 4.5 जनरेशन का है, 4.5 जनरेशन मतलब एडवांस। अमेरिका के पास तो 5th जनरेशन भी है, चाइना 6th जनरेशन पे काम शुरू कर चुका है, बताया था ये सब। बंगोसागर नाम से 2 देशों की नेवी ने अभी अभ्यास किया है, कौन कौन, इंडिया बांग्लादेश। बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में 2 देशों की नेवी ने अभ्यास किया है, उसका नाम है बंगोसागर 2025। तो बंगोसागर किन 2 देशों के बीच अभ्यास है, क्वेश्चन है, बांग्लादेश चाइना, बांग्लादेश मालदीव, बांग्लादेश पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश के बीच बंगोसागर। बंगोसागर इंडिया बांग्लादेश नेवी के बीच में अभ्यास हुआ है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। दोनों देशों के नेवी ट्रेनिंग प्रोग्राम एक तरीके से। इसमें भारत का कौन सा शिप पार्टिसिपेट किया, आईएनएस रणवीर। भारत की तरफ से कौन सा शिप था जो पार्टिसिपेट किया इसमें, तो आईएनएस रणवीर ये वाला शिप जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इंडिया बांग्लादेश की नेवी ने अभी हाल ही में युद्ध अभ्यास किया है, आईएनएस रणवीर भारत की तरफ से इसमें शामिल हुआ। हिंद महासागर में सुरक्षा के लिए एक इनिशिएटिव है ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सागर नाम का प्रोग्राम, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, हिंद महासागर में सुरक्षा के लिए सागर प्रोग्राम, कि सबका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और सुरक्षा भी रहे। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल सागर प्रोग्राम जो है उसके तहत भी यह अभ्यास किया गया है, जिससे हिंद महासागर के क्षेत्र में स्थिरता आए, सुरक्षा रहे, इकोनॉमी बढ़े, ये सारे फायदे हों। तो बस क्वेश्चन क्या है, बोंगो सागर अभ्यास किसके बीच हुआ है, इंडिया बांग्लादेश के नेवी के बीच। कहां हुआ है, बंगाल की खाड़ी में। NIIF
एक संस्था है जिसमें सरकार भी हिस्सेदार है और प्राइवेट कंपनीज भी हैं। NIIF एक एजेंसी है, एक संस्था का नाम है। इसमें गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है, प्राइवेट कंपनीज की भी है। ये इन्वेस्टमेंट लाने का काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह लाना हो उसके लिए संस्था काम करती है NIIF। अभी ये $2 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रेज करने का टारगेट कर रहे हैं। NIIF ये जो हमारी एजेंसी है, ये $2 बिलियन रेज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं प्राइवेट फंड से। तो NIIF क्या चीज है? NIIF ये क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसका नाम है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2015 में तो बना, और ये क्या करता है? कैपिटल लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए कैपिटल लेकर आना, ये इनका काम है। द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये गवर्नमेंट बैक्ड एजेंसी है भारत में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने का काम करता है, फंडिंग दिलाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, तो NIIF एक एजेंसी है। क्या पूरी तरीके से गवर्नमेंट है? नहीं, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है इसमें। तो NIIF एक पूरी तरह से गवर्नमेंट तो नहीं, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों इन्वॉल्व है इसमें। तो ये एजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंडिंग दिलाने का काम करता है। 2015 में ये बना है, और ये कैपिटल दिलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह के लिए। इंटरनेशनल लेवल से भी कैपिटल दिलाता है, विदेशों से पैसा लाना है उसमें भी मदद करता है। 2025 के लिए NIIF प्लानिंग कर रहा है $2 बिलियन प्राइवेट फंड मिले, जो भारत में अभी तक के सबसे बड़े फंड में से एक है। विच वुड बी द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। $2 बिलियन की फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये प्लान कर रहे हैं कि लेकर आया जाए। अभी डिस्कशन वगैरह चल रहे हैं इसके ऊपर, डिस्कशन वगैरह चल रहे हैं कि $2 बिलियन की फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग भारत को मिले। अभी इस पे काम कर रहे हैं। तो NIIF इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरनेशनल कैपिटल भी अगर भारत में लानी है प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, उसके लिए काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ती है, उसमें ये हेल्प करता है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा, क्वालिटी लाइफ सुधरेगी लोगों की। तो इसका हमारे लिए बड़ा रोल है। इसका मतलब NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग लाएगा, बिजनेस लगेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों का इनकम बढ़ेगी, क्वालिटी लाइफ लोगों की सुधरेगी। इसका मतलब इंपॉर्टेंट एजेंसी है। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। मुंबई में है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। देखो 49% तो इसमें भारत सरकार का हिस्सा है, पूरी तरह से गवर्नमेंट की नहीं है। 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। NIIF 49% भारत सरकार का हिस्सा है, भारत सरकार में भी वित्त मंत्रालय के अंडर आती है। बाकी 51% प्राइवेट एंटिटीज इन्वॉल्व है। पूरी दुनिया की कई एजेंसी हैं जिनका हिस्सा है 51% में। देश दुनिया के कई प्राइवेट एंटिटी हैं जो हिस्सेदार हैं 51% में। 49% भारत सरकार है, 51 में और कई है प्राइवेट एजेंसी। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव NIIF का होता है लंबे समय लॉन्ग टर्म कैपिटल दिलाया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। प्राइमरी उद्देश्य क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल आपको कम ब्याज पे मिले, कम ब्याज पे पैसा मिले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बड़े बड़े इन्वेस्टर लाए जाएं, प्राइवेट फंडिंग भी जरूरत पड़े वो भी लाया जाए। और कैसे प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिलाता है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो स्क्रैच लेवल से डेवलप होना है, जहां पहली ईंट भी अभी रखी जानी है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं स्क्रैच लेवल डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच लेवल। कि मान लो जेवर एयरपोर्ट बनना है, पहली ईंट रखने से लेके सब कुछ बनना है, तो डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच लेवल ऐसे प्रोजेक्ट कहे जाते हैं ग्रीन फील्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये, इस पर क्वेश्चन पूछने के चांस हैं। ग्रीन फील्ड क्या होता है, ब्राउन फील्ड क्या होता है? जहां पर पहली ईंट भी रखनी है, कुछ नहीं है, खेत है और आपको सब कुछ बनाना है, वो सब ग्रीन फील्ड कैटेगरी में आता है। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कुछ था और उसको डेवलप करना है। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कुछ था और उसको डेवलप करना है। डेवलपमेंट ऑन अ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ वहां पर था और उसको आप अपग्रेड कर रहे हैं, उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो कुछ तो टाइम, कुछ पैसा बचेगा। कि कोई एयरपोर्ट कम कैपेसिटी का था, उसको अपग्रेड करके इंटरनेशनल बना रहे हैं,
तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट माना जाएगा। तो स्क्रैच लेवल से डेवलपमेंट कर रहे हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा जहां कुछ स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर से फिर से बनाना है, उसे ब्राउन फील्ड कहेंगे। दोनों तरह के प्रोजेक्ट में फंडिंग यहां से मिल जाएगी। NIIF जो फंडिंग का इंतजाम करेगा, चाहे ग्रीन फील्ड हो चाहे ब्राउन फील्ड हो, दोनों के लिए। अब टफ क्वेश्चन बनाते तो ऐसे घुमा देते हैं, ओनली ग्रीन फील्ड के लिए, ओनली ब्राउन फील्ड के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए फंडिंग आएगा। पॉइंट समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया? तो ग्रीन फील्ड हो चाहे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हो, दोनों के लिए फंडिंग ये अरेंज करा सकता है, दोनों के लिए फंडिंग करा सकता है। लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें हमारी रैंकिंग क्या रही है? वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में। लॉजिस्टिक भाई, आप इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है तो लॉजिस्टिक सेक्टर से भी तो इंडिकेट हो रहा है। लॉजिस्टिक सेक्टर अगर ग्रो कर रहा है, एक्सपोर्ट वगैरह बहुत हो रहा है, तो लॉजिस्टिक्स आपकी इकोनॉमी से जुड़ा है कि नहीं? लॉजिस्टिक सेक्टर अगर ग्रो कर रहा है तो क्या आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं? एक इंडिकेटर है कि नहीं? तो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस आपका है। 2023 का डाटा अभी कुछ टाइम पहले आया है, रिपोर्ट 2023 की है, पब्लिश अभी कुछ टाइम पहले हुई है। इंडिया ने इसमें इंप्रूवमेंट किया है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो लॉजिस्टिक्स में भी काम बढ़ रहा है, इसका मतलब। तो इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, अब क्वेश्चन क्या है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक। इंडिया का लेटेस्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है? 139 कंट्री में हम 38 पर है, 139 कंट्री में हम 38 पर है। तो रैंकिंग बहुत सारी पूछते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत किस रैंक पर है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में किस रैंकिंग पे है, पासपोर्ट इंडेक्स में पासपोर्ट हमारा कितना पावरफुल किस रैंक पर है, करप्शन में किस पे है, हंगर में किस पे है, तो बहुत सारी रिपोर्ट पढ़ाई हुई है। तो लॉजिस्टिक्स के मामले में वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की, 139 में से हम 38 पर है, 139 में से 38 पर है हम लॉजिस्टिक्स के मामले में। और इंटरनेशनल शिपमेंट के मामले में 22, इसमें एक कैटेगरी होती है इंटरनेशनल शिपमेंट, उसमें 22 पे है, ओवरऑल 38 पर है। तो ओवरऑल ही याद रखना है, ओवरऑल ही ध्यान रखना है, ओवरऑल रैंक क्या रही। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है, इसमें हम 139 में 38 नंबर पे रहे हैं। तो ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी इसका मतलब ग्रो कर रही है, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम हमारा अच्छा हो रहा है। तो लॉजिस्टिक बढ़ रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी कमी आ रही है, अल्टरनेट तरीके हम डेवलप कर रहे हैं, सप्लाई चेन हमारी बेहतर हो रही है। सिंगापुर रैंक 1 पे है लॉजिस्टिक्स में, सिंगापुर नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2, नंबर 1 पे सिंगापुर, नंबर 2 फिनलैंड, नंबर 3 पर ये 3-4 कंट्री एक साथ है, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ये तीनों नंबर तीन पर, चारों, ये चारों एक साथ नंबर 3 पर है। तो क्वेश्चन केवल ये है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। इंडिया की रैंकिंग क्या है नए वाले में? 38, और टॉप पर है सिंगापुर, नंबर 1 सिंगापुर, इंडिया 38, सबसे लास्ट है अफगानिस्तान, लास्ट रैंक है अफगानिस्तान। इंडिया ने कई सारे प्रोग्राम जो चलाए, जैसे पीएम गति शक्ति, लॉजिस्टिक्स पोर्टल, कई सारे प्रोग्राम चलाए, उसका नतीजा है कि हमारा लॉजिस्टिक्स में रैंक सुधरा है। तो ये रैंक कैसे इंप्रूव की? एक तो हमारा पीएम गति शक्ति मिशन पढ़ा चुका हूं और बताया मैंने कि एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीएम गति शक्ति पढ़ाया था और बोला था कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। पीएम गति शक्ति जो प्रोग्राम है वो, और एक नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार की, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, ये दोनों उसका नतीजा है कि रैंक इंप्रूव की है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस सेवरल पॉलिसीज इन लॉजिस्टिक्स सेक्टर, पीएम गति शक्ति एक प्लान है, वो भी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, ये भी जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कमी आ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किए हैं ट्रैकिंग के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कहीं कोई चीज मिस ना हो, ट्रैकिंग भी हो पाए, ट्रांसपेरेंसी आए, ऑनलाइन पोर्टल भी कई सारे बनाए हैं।
तो भारत का 2047 का जो टारगेट है डेवलप्ड कंट्री बनने का, कई सारे सेक्टर में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो कोई एक चीज से नहीं हो पाएगा, होलिस्टिक प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे तब जाके हो पाएगा कि 2047 का जो टारगेट है, लॉजिस्टिक भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसको भी कंसीडर कर रहे हैं, इसको भी हमें और ग्रो करना है। तो पोर्ट की क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं, नए पोर्ट भी बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी लाई जा रही है, तो इसीलिए रैंक इंप्रूव की। कतर के जो एमिर हैं अल थानी, अभी ये इंडिया विजिट पर आए। कतर के एमिर, एमिर होता है ना वहां, वो अभी इंडिया में आए, राजा वाजा मान लो, जैसे राजा बोलते हो वैसे मान लो। तो कतर के एमिर भारत विजिट पर अभी आए हैं। अब इतना बड़ा नाम है तो पूरा नाम याद करने की बजाय अल थानी, कतर के एमिर अभी इंडिया विजिट पर आए, उनका क्या नाम है, अल थानी वर्ड याद करो बस, पूरा नहीं। पूरा नाम तो आमिर तमीम बिन हमद अल थानी कुछ नहीं, खाली अल थानी याद कर लो। अल थानी कतर के एमिर, ये 2 दिन की यात्रा पे भारत आए थे, जिसमें हम लोगों के बीच कुछ पार्टनरशिप, कुछ टाई अप वगैरह हुए हैं, कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए, टाई अप हुए हैं। 9 साल के बाद ये कोई पिछले 9 साल में पहली विजिट है। दिस इज द एमिर्स फर्स्ट विजिट टू इंडिया इन लास्ट 9 ईयर, पिछले 9 साल में ये पहली विजिट है। तो इंडिया और कतर हिस्ट्रिकल टाइज भी रहे हैं और रिलेशनशिप पिछले कुछ समय में इंप्रूव हुई है, ट्रेड में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। तो कतर भी इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। कतर एलएनजी सप्लाई में बहुत एडवांस है। एलएनजी, इसका मेन बिजनेस एनर्जी में एलएनजी है। एलएनजी का मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसका बड़ा एक्सपोर्टर है ये। ऑयल ज्यादा नहीं है इसके पास ऑयल ज्यादा नहीं है, इसका जो मेन बिजनेस है एलएनजी एक्सपोर्ट। तो जो आप क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करना चाह रहे हो, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में जो आप काम करना चाह रहे हो, उसमें कतर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में कतर का रोल इंपॉर्टेंट है। तो अल थानी कतर के इंडिया विजिट किए, 9 साल में ये पहली यात्रा है इनकी। एलएनजी एक्सपोर्ट के मामले में कतर काफी ऊपर है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और ये क्लीन एनर्जी है, पॉल्यूशन वगैरह नहीं है इसमें। तो इंडिया कतर के अच्छे रिलेशन रहे हैं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वगैरह में काफी काम रहा है। ड्यूरिंग द विजिट पीएम मोदी और एमिर, इन्होंने कई चीजों पर चर्चा की। इंडिया कतर के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हुई है कई चीजों को लेकर। किन चीजों पे फोकस रहा, ट्रेड, देखो आ गया एनर्जी, ट्रेड, एनर्जी, एनर्जी एलएनजी का सप्लायर भी है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर काफी इंडियन कतर में काम करते हैं, पीपुल टू पीपुल टाई अप भी बढ़े, कल्चर के क्षेत्र में काम हो, फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में, इनोवेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो कई सारे एरिया है इंडिया कतर मिलके जिसपे काम करें, कई सारे एरिया है जिसपे इंडिया कतर मिलके काम करें। ये सब टाई अप वगैरह हुए हैं अभी। सवाल देख लो, समझ आ गया है नहीं? तो कई सारे क्षेत्र में एग्रीमेंट हुए हैं। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ देशों का एक ग्रुप है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जितने कंट्री हैं उसमें 5वां कंट्री है इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने वाला। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कई देशों का एक ग्रुप है, जीसीसी, उसमें से 5वां देश है कतर, इंडिया के साथ ये टाई अप करने वाला। एक सवाल और इसमें ऐड करते हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की एक लेडी, बांदा जिले की, उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली एक लेडी शहजादी खान, जरा ये ऐड कर लेना क्वेश्चन। शहजादी खान
हैंग्ड, फांसी हो गई इनको। कहां पर, किस देश ने फांसी दी है अभी? उत्तर प्रदेश की बांदा जिले की शहजादी खान, इनको अभी फांसी दे दी है किसी देश ने, बड़ा चर्चा में है ये। कहां पर और क्यों फांसी दे दी है? बच्चे को कत्ल के जुर्म में, बच्चे के कत्ल के जुर्म में। तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के शहजादी खान हैंग्ड, कहां पर फांसी दी गई है इनको? चर्चा में है लगातार। वेरी गुड नीतीश। हैंग्ड इन अबू धाबी, यूएई, अबू धाबी में फांसी दी गई है। चर्चा में रहा अभी ये नाम, शहजादी खान, अबू धाबी यूएई में फांसी दी गई है इनको। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की हैं, ये बड़ा चर्चा में रहा, इनको फांसी दी गई। और क्यों दी गई? बच्चे को किलिंग के जुर्म में। ये ऐड कर लो जरा, अभी जो पढ़ रहे हो जहां पेपर पे नोट कर लो साथ में। तो शहजादी खान हैंग्ड इन अबू धाबी ऑन द चार्जेस ऑफ किलिंग ए चाइल्ड। नीतीश कह रहे हैं इंजेक्शन दे दिया था। यार चेक कर लो, कई जगह फांसी दिखा रहा है, कहीं इंजेक्शन बोल रहे हो आप, चेक कर लो। इनको मार दिया गया है, बस ये ध्यान रख लो। अब फांसी और इंजेक्शन में तो कंफ्यूज नहीं करेगा, फांसी दी है कि इंजेक्शन दिया है, कंफ्यूज उसमें नहीं करेगा। सवाल केवल ये है, शहजादी खान अभी चर्चा में रही, इनको डेथ दी गई है यूएई में और बच्चे को कत्ल के जुर्म में, ये बोला गया। अब कहाँ की थी? यूपी की बांदा जिले की। तो सवाल ये है कि इंजेक्शन दिया कि फांसी दी, क्या हुआ, उससे नहीं मतलब है हमें। मतलब है कि शहजादी खान ये अभी चर्चा में रही, इनको मार दिया यूएई के अंदर। ठीक है, अभी न्यूज खोल के देख लो, आधी जगह दिखा रहा है हैंग किया है, बच्चे को गलत इंजेक्शन दे दिया था। अब घटना क्या थी मुझे नहीं पता। ऑन द चार्जेस ऑफ किलिंग अ चाइल्ड, एक बच्चे को मार दिया था, किसके द्वारा मारा वो पूरा नहीं देखा मैंने, बस ये नाम चर्चा में है। गलत इंजेक्शन दे दिया था आप कह रहे हो? ठीक है, हमारा फोकस सिर्फ उस पर है जो एग्जाम के मतलब का सवाल है, आलतू फालतू कुछ नहीं। देखो इधर, तो इंडिया कतर के बीच कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं एनर्जी के क्षेत्र में, उसके अलावा टैक्सेशन वगैरह के क्षेत्र में भी, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए भी काम हो रहा है कि दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होता है? टैक्स और टैरिफ वगैरह कम लगते हैं, टैक्स और टैरिफ वगैरह कम हो जाते हैं, तो फ्री ट्रेड को भी बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है। कतर कह रहा है कि $10 बिलियन हम इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं, अभी ऑफिस ओपन भी कर रहे हैं और भी कई सारे एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कई सारे एग्रीमेंट इनके बीच साइन हुए हैं। उड़ान 5.5 करंट अफेयर जो मैंने नवंबर में कंप्लीट किया था, नवंबर तक के डाटा में कई सारी स्कीम पढ़ा चुका हूं मैं, उज्ज्वला, उजाला, उड़ान, ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत, सब प्रोग्राम पढ़ा चुका हूं। उड़ान योजना वहां मैंने पढ़ाया भी था, अब उसका एडवांस वर्जन एक लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, उड़ान योजना है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। तो 2016 के आसपास उड़ान योजना जब शुरू की थी, तो इसका पर्पस क्या था? टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज तक कनेक्टिविटी को बेहतर करना, जो छोटे शहर हैं उन पे एयर कनेक्टिविटी देना, और आम व्यक्ति भी फ्लाइट में ट्रेवल कर सके, तो उससे इकोनॉमी बढ़ेगी। उड़ान योजना, इसका पर्पस है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। उड़ान योजना आती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। भाई उड़ने वाली चीजों का अप्रूवल यहीं से तो लोगे, इसी मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। तो उड़े देश का आम नागरिक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजना क्या कहता है? टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज,
इनसे रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करना, टू बूस्ट रीजनल कनेक्टिविटी, छोटे शहरों से टू बूस्ट रीजनल एयर कनेक्टिविटी, और अफोर्डेबल ट्रैवल होना चाहिए, आम व्यक्ति भी ट्रैवल कर सके। तो ये योजना पढ़ाई हुई है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था 2015-16 के आसपास की योजना। छोटे शहरों से रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, जिससे लोगों का आना जाना आसान होगा, इकोनॉमी को फायदा मिलेगा और अफोर्डेबल भी होना चाहिए, आम व्यक्ति भी ट्रैवल कर सके। अब उड़ान योजना को और एडवांस किया जा रहा है। इसके तहत कई सारे एयरपोर्ट नए बने, कई सारे एयरपोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाया, कुछ जगहों पर एयरपोर्ट बंद पड़े हुए थे, उनको दोबारा चालू किया गया। तो कई सारे एयरपोर्ट आप देख रहे हैं भारत में बने भी हैं, नए चालू भी हो रहे हैं और कईयों को अपग्रेड भी किया जा रहा है। पर उड़ान योजना अब केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अब ये उड़ान योजना के तहत क्या कर रहे हैं, लास्ट मील कनेक्टिविटी पूरे भारत में होनी चाहिए, हर जगह से कनेक्टिविटी भारत में होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बने। तो हर जगह की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब रिमोट एरियाज के लिए भी, आइलैंड्स पर जाना हो तो भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हिली एरिया में, दूर दराज के एरिया में, उसको ध्यान रखते हुए उड़ान का नया वर्जन लॉन्च किया है, उड़ान 5.5। उड़ान 5.5 रीजनल एयर कनेक्टिविटी आपकी कहां तक बढ़ा के ले जा रहा है, रिमोट एरियाज तक भी कनेक्ट करना है, हिली एरिया जहां कनेक्टिविटी नहीं है उनको, और आइलैंड्स को भी। इसमें हेलीकॉप्टर सेवा को भी जोड़ा जा रहा है और सी प्लेन को भी जोड़ा जा रहा है। सी प्लेन चलते हैं जो पानी पे भी चलते हैं और हवा में भी, छोटे सी प्लेन वगैरह जो होते हैं, सी प्लेन और हेलीकॉप्टर भी, कि हर जगह फ्लाइट नहीं जा सकती, हर जगह एरोप्लेन नहीं जा सकता, पर सी प्लेन और हेलीकॉप्टर की भी मदद उड़ान योजना में ये भी सर्विस शुरू की जाएगी, ताकि लास्ट मील कनेक्टिविटी भारत में हर जगह तक कनेक्टिविटी हो, हर जगह तक कनेक्टिविटी भारत के अंदर होनी चाहिए, लास्ट मील कनेक्टिविटी भारत को मिले। तो उड़ान योजना का ही एडवांस वर्जन 5.5 लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें रिमोट एरिया, हिली एरिया और आइलैंड्स को भी जोड़ रहे हैं। पहले तो छोटे शहरों को कनेक्ट कर रहे थे, टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, इन सबको जोड़ा जाए, ठीक। अब इसमें रिमोट एरिया, हिली एरिया और आइलैंड्स को भी कनेक्ट करना है, कि कहीं कोई छूटा न रह जाए, पूरे भारत में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो सी प्लेन और हेलीकॉप्टर सर्विस भी जोड़ी जा रही है, ये उड़ान 5.5 के अंतर्गत आता है। इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, टूरिस्ट जो भारत में आते हैं, कई जगह कनेक्टिविटी के वजह से नहीं जा पाते, तो टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोकल लोगों के लिए भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोकल लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली इकोनॉमी को फायदा मिलेगा और व्यापार भी बढ़ेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ेगा। तो उड़ान योजना का जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, वो यहाँ बैकग्राउंड लिख दिया है, पूरा पढ़ा चुका हूँ, पीछे जीके करंट अफेयर जो पढ़ाया है उसमें उड़ान योजना पढ़ा चुका हूँ, वो बैकग्राउंड यहाँ फिर से लिख भी दिया है। तो इसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, ये सब भी तैयार किए गए हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मतलब जैसे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में, ब्राउनफील्ड मतलब जहां पहले से कुछ हिस्सा था उसको अपग्रेड किया गया है और बेहतर बनाया गया है। 2023 तक भारत में 149 ऑपरेशनल एयरपोर्ट सिविल एविएशन के लिए हो गए हैं, 30 इंटरनेशनल, 12 कस्टम, 160 डोमेस्टिक, और भी कई सारे बन रहे हैं अभी। 2047 तक 30 से ज्यादा एक बड़े बड़े शहरों में दूसरा बड़ा एयरपोर्ट, बिग सिटीज में 2-2 बड़े एयरपोर्ट होंगे। अब अगला टारगेट क्या कर रहे हैं, बिग सिटीज के अंदर सेकंड बड़ा एयरपोर्ट तैयार करना। बड़े शहरों में एक एयरपोर्ट है बड़ा, अब बड़े शहरों में 2-2 एयरपोर्ट होंगे। जैसे 2030 तक 6 बड़े शहरों में, मतलब 6 शहरों में डबल एयरपोर्ट होंगे, 2040 तक 15 और 2047 तक 30 शहरों में ऐसा होगा कि एक शहर में 2-2 बड़े एयरपोर्ट। ऐसा नीति आयोग ने एजुकेशन के ऊपर अभी एक रिपोर्ट जारी की है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है एजुकेशन के ऊपर, जो रिपोर्ट का नाम है वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट एंड स्टेट यूनिवर्सिटी। ये रिपोर्ट किसने जारी की, ये क्वेश्चन है। एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, इस नाम से रिपोर्ट किसने जारी की है, नीति आयोग ने जारी की है, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्वालिटी सुधारा जाए, फंडिंग की जाए यूनिवर्सिटीज को, इनरोलमेंट बढ़े लोगों का, अच्छे क्वालिटी टीचर मिले, और
जो पढ़ के निकले एम्प्लॉयबिलिटी भी इंश्योर होनी चाहिए, एक अच्छा टैलेंट निकले पढ़ के जिससे रोजगार भी मिल सके उनको, ऐसी एजुकेशन हो जिससे स्किल भी साथ में मिले, कुछ जॉब के चांस बन सके। तो नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। क्या कह रही है ये रिपोर्ट? द रिपोर्ट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपने प्रकार का ये पहला पॉलिसी डॉक्यूमेंट है हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, अपने प्रकार का ये पहला पॉलिसी डॉक्यूमेंट है हायर एजुकेशन सेक्टर में, जहां पे स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज वगैरह के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। क्या लगभग 80% लोग स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज से पढ़ के निकलते हैं। यह रिपोर्ट कह रही है क्वालिटी एजुकेशन, फंडिंग की कमी है, यूनिवर्सिटीज को फंडिंग का इंतजाम होना चाहिए, गवर्नेंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी, कई सारे फैक्टर को इंप्रूव करना है, कई सारे फैक्टर हैं जहां पर सुधार करना है। अब देखो इसमें तो ये रिपोर्ट कह रही है कि लगभग 80% जो कॉलेज से बच्चा निकल रहा है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज से ही निकल रहा है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज लगभग 80% स्टूडेंट को एजुकेशन दे रही है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो प्रोग्राम है, उससे इसको अलाइन करना है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी उनके जो प्रोग्राम है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो न्यू पॉलिसी है एजुकेशन की, इससे इसको अलाइन किया जाए, जोड़ा जाए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसका नाम है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी इस प्रोग्राम से जुड़े, क्योंकि इस प्रोग्राम में स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल कोर्सेज, कई सारी चीजें जोड़ी गई हैं कि बच्चा जब पास हो तब वो उसमें स्किल भी होनी चाहिए जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएं। तो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज लगभग 80% स्टूडेंट यहां से निकलते हैं। इनका जो पूरा करिकुलम है वो भी NEP 2020 से अलाइंड होना चाहिए, क्योंकि भारत का जो मोटिव है 2047 तक विकसित भारत होने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और जनवरी 2025 तक 495 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है भारत के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा कर्नाटका में है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा कर्नाटका के पास है 43, उसके बाद वेस्ट बंगाल के पास है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी लगातार बढ़ भी रही हैं, स्टूडेंट का एनरोलमेंट भी उनमें बढ़ रहा है, तो जरूरी है कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करें, उसको अपनाएं। स्टेट एजुकेशन पॉलिसी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है मेजॉरिटी क्राउड वहीं से निकल रहा है, तो वो NEP 2020 से अलाइंड करें, इससे अलाइनमेंट हो, जिससे जो एक होलिस्टिक प्रोग्राम है एजुकेशन प्लस स्किल का, वो बच्चों में स्किल आ पाए जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़े। तो जो इन्होंने ये रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट में 80 रिकमेंडेशन दिए हैं नीति आयोग ने, 80 रिकमेंडेशन दिए हैं नीति आयोग ने, जिसको 4 एरिया में डिवाइड किया है मोटे मोटे 4 तौर पर। पहले तो क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा फंडिंग, तीसरा गवर्नेंस, चौथा एम्प्लॉयबिलिटी। ये जो रिपोर्ट निकाली है नीति आयोग ने, उसने पूरी बात का कंक्लूजन, जो सॉल्यूशन वगैरह बोले हैं, 80 सजेशन दिए हैं और 4 एरिया में बांट दिया उनको। क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छे टीचर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग मिलनी चाहिए जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए, और एम्प्लॉयबिलिटी मतलब यूनिवर्सिटीज को ठीक तरीके से चलाया जाए, अच्छा गवर्नेंस दिया जाए, सिस्टम बढ़िया काम करे। तो ये 4 की एरिया इस पॉलिसी में नीति आयोग ने बोले हैं। 2-2 लाइन मैंने बता भी दिया है कि इनके अंदर क्या कह रहे हैं वो। रिसर्च इनोवेशन को बढ़ावा देना, क्वालिटी एजुकेशन में रिसर्च इनोवेशन पे ध्यान देना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना, अच्छी लैब वगैरह तैयार करना, रिसर्च की क्वालिटी को बेटर करना, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करना, अच्छी मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करना, डिजिटल लर्निंग को ऐड करना, ICT का इस्तेमाल करना। तो क्वालिटी एजुकेशन में रिसर्च, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, लैब बढ़िया करना, अच्छे टीचर लाना, फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करना, डिजिटल लर्निंग को ऐड करना, ये सारी चीजें क्वालिटी एजुकेशन में लाई जाएं। फंडिंग एंड फाइनेंस, इसके लिए पैसा चाहिए, तो SPUs जो हैं उनको फंडिंग वगैरह उनको मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बने कि फाइनेंस उनको मिलता रहे। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कारपोरेट्स हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करें। स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज को बड़ी बड़ी कारपोरेट से फंडिंग मिले। CSR इनिशिएटिव जो होते हैं, CSR क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एनुअल प्रॉफिट का 2% समाज कल्याण के लिए खर्च करती हैं। तो एक सजेशन दिया गया कि जो बड़ी बड़ी कंपनी CSR के थ्रू खर्चा करती हैं समाज कल्याण में, वो स्टेट यूनिवर्सिटीज में पैसा लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने में काम आएगा। टाटा है, रिलायंस है, बड़ी बड़ी कंपनीज, तो CSR के
थ्रू जो पैसा लगता है वो भी एसपीयूज में लग सकता है। फिर गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए, पूरा मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, एसपीयूज को अधिकार हो निर्णय करने का, फैकल्टी रिक्रूटमेंट प्रोसेस बढ़िया होना चाहिए, अच्छे टीचर जिससे हायर किए जा सकें, एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब स्किल वाले कोर्स भी होने चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, इंटर्नशिप होनी चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम होने चाहिए जिससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, बच्चे जब यहाँ से पास आउट होकर निकलें तो रोजगार की संभावनाएं रहें, नए नए कोर्सेज जोड़े जाएं, टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। एक योजना है पीएम अजय, पीएम अजय नाम से योजना तो 3-4 साल पुरानी है। क्वेश्चन है किसके लिए है, पर्पस क्या है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा। पीएम अजय स्कीम अनुसूचित जाति, क्वेश्चन तो याद रखना है, एससी कम्युनिटी के ग्रोथ के लिए है, एससी कम्युनिटी के ग्रोथ के लिए है। तो ग्रोथ किसमें, ग्रोथ शिक्षा में भी होनी चाहिए, इनकम में भी होनी चाहिए। भाई उनकी ग्रोथ करनी है, एससी कम्युनिटी ग्रोथ करनी है तो लिटरेसी, उनका इनकम कैसे बढ़े, इनकम के लिए स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, तो स्किल डेवलपमेंट। इसका मतलब पीएम अजय योजना क्या पर्पस है, एससी कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट हो सके, डेवलपमेंट हो सके, उनको शिक्षा अच्छी मिले, उनके इनकम के सोर्स कैसे बढ़ेंगे और स्किल डेवलपमेंट दिया जाए, ये प्रोग्राम है। क्लियर है? अब पढ़ो, द प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ये इसका नाम है, द प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ये एससी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य है एससी कम्युनिटी के लोगों में गरीबी में कमी लाना, पॉवर्टी में कमी लाना। पॉवर्टी कम कैसे होगी, जब उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, इनकम बढ़ेगी, उनको एजुकेशन दिया जाए। और जहां पर एससी कम्युनिटी की स्थिति ज्यादा खराब है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट खासकर उनको टारगेट किया जा रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट खासकर उनको टारगेट किया जा रहा है जहां संख्या ज्यादा है, जहां स्थिति ज्यादा खराब है। तो अभी हाल ही में सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी ने एक वो दिया कि इसकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाए कि 2021 के आसपास का प्रोग्राम है, 3-4 साल में क्या सफलता मिली है इसमें, तो इसकी प्रोग्रेस वगैरह को रिव्यू किया जाए। 2023-24 के अंदर क्या देखा गया है, टोटल 1834 गांव उनको आदर्श ग्राम घोषित किया गया। जो रिव्यू किया गया है उसमें 1834 विलेजेस उनको आदर्श ग्राम माना गया है। और ग्रांट्स वगैरह जो फंडिंग जो की गई है, 17 स्टेट के लिए प्लान अप्रूव हुआ, एनहेंसिंग लिवलीहुड प्रोजेक्ट, और 15 नए हॉस्टल वगैरह बनाए जा रहे हैं एससी स्टूडेंट के लिए। एससी स्टूडेंट के लिए हायर एजुकेशन के लिए 15 नए हॉस्टल वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट, स्किल डेवलपमेंट, उनका इनकम कैसे बढ़ेगा, और एजुकेशन, उनका इनकम कैसे बढ़ेगा, स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, और एजुकेशन। तो आदर्श ग्राम एरिया को डेवलप किया जा रहा है, लिवलीहुड इंश्योर किया जाए और उनको एजुकेशन दी जाए। पीएम अजय योजना, इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं। उसका एक कंपोनेंट है आदर्श ग्राम डेवलपमेंट, एक कंपोनेंट है गांव का डेवलपमेंट, आदर्श ग्राम। तो पीएम अजय योजना के 3 मुख्य कंपोनेंट हैं, आदर्श ग्राम डेवलपमेंट, एससी मेजॉरिटी जो विलेजेस हैं उनको डेवलप करना, एससी मेजॉरिटी विलेजेस जो हैं उनका डेवलपमेंट। तो उनके डेवलपमेंट में एजुकेशन वहां, हेल्थ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब सहायता वहां दी जाए। ग्रांट्स इन एड का मतलब है वो सब जिले जहां ये पॉपुलेशन ज्यादा है उनको फंडिंग वगैरह ज्यादा दी जाए जिससे लिवलीहुड, आजीविका चला सके, उनको फंडिंग वगैरह दी जाए, ग्रांट्स वगैरह दिए जाएं जिससे लिवलीहुड, अपनी आजीविका वगैरह चला सकें, सस्टेनेबल इनकम के मौके उनको मिले। तो एक तो हो गया आदर्श ग्राम, पूरे गांव को डेवलप करना जहां एससी कम्युनिटी मेजॉरिटी में है। दूसरा, उन जिले को ग्रांट्स वगैरह दिए जाए जिससे इनका विकास हो सके, इनकी इनकम अपॉर्चुनिटी बढ़ सके। तीसरा, हायर एजुकेशन में हॉस्टल वगैरह की सुविधाएं इनको मिले, हायर एजुकेशन के लिए इनको फ्री हॉस्टल वगैरह की सुविधा भी दी जाए। तो 3 कंपोनेंट है पीएम अजय योजना के अंतर्गत। पीएम अजय योजना, आदर्श ग्राम डेवलपमेंट, पूरे गांव का विकास, उन डिस्ट्रिक्ट में ग्रांट्स वगैरह ज्यादा दिए जाएं, और हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन भी शिक्षा को एश्योर करे। ये 3 मुख्य काम है इसके अंदर। मोटे तौर पर सवाल पूछे, पीएम अजय योजना का फुल फॉर्म बता दो। दूसरा सवाल है ये किसके लिए है, एससी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए है। डेवलपमेंट कैसा, फाइनेंशियल भी, एजुकेशनल भी, फाइनेंशियल एजुकेशनल दोनों। तो यहाँ बैकग्राउंड लिख दिया है मैंने। पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना
2021 के आसपास जब ये शुरू हुई, उससे पहले 3 प्रोग्राम चलते थे, उन तीनों प्रोग्राम को मर्ज करके लॉन्च किया था इसको। पहले 3 योजनाएं चलती थी अलग अलग, उनको मर्ज कर दिया था। तो पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ये 3 केंद्र सरकार की योजनाएं चलती थी, 3 केंद्र सरकार की योजनाएं थी, उनको मर्ज कर दिया था। एक योजना चलती थी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, पीएम मोदी जब पावर में आए थे तब शुरू हुई थी ये। एक योजना चलती थी स्पेशल सेंटर असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, दूसरी योजना ये थी। और एक योजना चलती थी बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। ये 3 अलग अलग प्रोग्राम चलते थे, उन तीनों को मर्ज करके 2021-22 के आसपास पीएम अजय नाम दे दिया। तो 3 अलग अलग योजनाओं को मर्ज करके पीएम अजय ये योजना शुरू की गई। अब वो पुरानी स्कीम नहीं है, पुरानी स्कीम जो है वो वाली अब वो नहीं है। तो कई सारे पुराने प्रोग्राम चलते थे जिनको मर्जर करके सिंगल प्रोग्राम बना दिया गया, उसी का एग्जाम्पल ये भी है। तो पीएम अजय योजना केंद्र सरकार की 3 अलग अलग योजनाओं को मर्ज करके तब ये बनाया गया है। मुख्य उद्देश्य है गरीबी कम करना। गरीबी कम करना मतलब इनकम बढ़ाना, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन देना। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 जीके करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है, कई सारी संस्थाएं पढ़ाई थी, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, कई सारी संस्थाएं बताई थी, उसमें पढ़ाया था। बिम्स्टेक में थोड़ा सा फिर रिवाइज करा देता हूं। 1997 में 4 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इस नाम से ग्रुप बना 97। फिर इसमें म्यांमार जुड़ गया, म्यांमार जुड़ गया तो नाम बदल के कर दिया बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर इसमें 2003 के आसपास नेपाल, भूटान भी जुड़ गए, नेपाल एंड भूटान जुड़ गए। अब इसका नाम कितनी बार लेटर चेंज करते रहेंगे, इसका एक जनरल नाम रख दिया बिम्स्टेक, एक जनरल नाम रख दिया, अब कोई भी आता रहे नाम यही रहेगा, इसका नाम कर दिया बिम्स्टेक। अब इसका नाम हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब कंट्री के नाम पे नाम नहीं है, जब बना था तब था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर म्यांमार जुड़ गया, तब हो गया बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर नेपाल, भूटान जुड़ गया, कितनी बार लेटर ऐड करते रहोगे, एक जनरल नाम रख दिया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बे ऑफ बंगाल के जो कंट्री हैं आपसी सहयोग के लिए अलग अलग क्षेत्र में, जिसमें आर्थिक सहयोग, टेक्निकल सहयोग ये शामिल है। बेसिकली ये कौन से कंट्री हैं, देखो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है। अगर 4 डायरेक्शन में देखो तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ एशिया वाले जो कंट्रीज हैं उनका अपना रीजनल ग्रुप है सार्क। साउथ एशिया वाले जो कंट्रीज हैं उनका ग्रुप है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ ईस्ट एशिया वाले जो कंट्री हैं उनका ग्रुप है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। इन दोनों के बीच की कड़ी है बिम्स्टेक, इन दोनों के बीच की कड़ी है बिम्स्टेक। कुछ कंट्री सार्क वाले हैं, कुछ आसियान वाले हैं, इन दोनों के बीच में लिंक है बिम्स्टेक। मतलब आप कह सकते हैं कि बिम्स्टेक एक तरीके से साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में कड़ी है, एक लिंक है, एक कनेक्शन की तरह काम कर रहा है। 7 कंट्री का ग्रुप है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक की बैठक हर 4 साल में होती है। बिम्स्टेक की बैठक तो नहीं, इसमें यूथ समिट, बिम्स्टेक के अंदर एक अलग बैठक कराई गई है यूथ समिट के नाम से, यंग लोगों के लिए। बिम्स्टेक के ग्लोबल लीडर की बैठक तो नहीं, बिम्स्टेक एक यूथ समिट के नाम से आयोजन हुआ है गांधीनगर, क्योंकि इंडिया में हुआ है इसलिए क्वेश्चन है। जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स की भी बहुत सारी बैठकें होती हैं अलग अलग, तो बिम्स्टेक यूथ के लिए यूथ समिट हुई है गांधीनगर में, यही सवाल है। बिम्स्टेक यूथ समिट का आयोजन अभी कहां हुआ, गांधीनगर। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स भारत सरकार ने आयोजन किया है। बिम्स्टेक यूथ समिट 11 फरवरी गांधीनगर गुजरात में पूरी हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर ऑर्गेनाइज कराया। क्या पर्पस है, बिम्स्टेक देशों में यूथ लोगों को
इनकरेज करने के लिए, यूनाइट करने के लिए, बिम्स्टेक देशों में यंग लोगों को इनकरेज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक तरह से आपसी सहयोग के लिए एक है, टाइम टाइम पे कोई प्रोग्राम चलते रहे। तो बिम्स्टेक यूथ समिट बिम्स्टेक नेशंस के जो यूथ हैं उनको प्रमोट इनकरेज करने के लिए, और बहुत पुराना प्रोग्राम नहीं, कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था। बिम्स्टेक समिट, बिम्स्टेक की जो ग्लोबल लीडर की बैठक होती है, जो बड़े बड़े नेता इकट्ठा होते हैं, काठमांडू में बैठक हुई थी 2018 में। तो बड़े बड़े लीडर इकट्ठा हुए, यहीं पर इन लोगों ने डिसाइड किया था कि बिम्स्टेक यूथ समिट भी कराई जाएगी। बिम्स्टेक की जो बड़ी बैठक होती है 4-4 साल में जो होती है, तो काठमांडू में जब हुई थी, वहां इकट्ठा हुए थे बड़े बड़े नेता, तब वहां पे डिसाइड हुआ था कि यूथ समिट भी कराएंगे। तब डिसाइड हुआ था यूथ समिट भी कराई जाएगी। तो यूथ को, यंग लीडर्स वगैरह को इंकरेज करने के लिए कि जो यूथ है वो आगे आए पॉलिटिक्स में, ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल करने में ये लोग काम करें। यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, ये भी टारगेट पूरा करना है, इसमें भी कंट्रीब्यूट करें। तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, नए नए यंग लीडर सामने आए, आइडियाज दें, चर्चा करें। मतलब ग्लोबल लेवल के लिए यूथ ब्रिगेड तैयार हो जाए। बेसिकली ग्लोबल लेवल के लिए, ग्लोबल चैलेंज टैकल करने के लिए यूथ ब्रिगेड तैयार हो जाए। तो बिम्स्टेक जो मैंने बताया क्या संस्था है, यही बैकग्राउंड लिखा है इसका। बिम्स्टेक किन देशों का ग्रुप है, किन चीजों के लिए काम करते हैं, वही बताया है। क्लियर है? वो जो बैकग्राउंड बताया वही लिखा हुआ है। फोर्ट विलियम, अंग्रेजों के समय की जो कई सारी चीजें हैं जिनके वही नाम है पुराने वाले, सरकार क्या कर रही है, कई सारे के नाम बदले जा रहे हैं कि जो अंग्रेजों की गुलामी रही है वो सारी निशानी मिटा दी जाए। अंग्रेजों के समय की जो निशानी रह गई है उन सबको बदला जाए, अंग्रेजों के समय की, मुगलों के समय की। तो फोर्ट विलियम जो कोलकाता का था, फोर्ट विलियम कोलकाता का जो आर्मी कमांड हेडक्वार्टर है, इंडियन आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम कोलकाता में, उसका नाम बदल के विजय दुर्ग कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा किसी एग्जाम में, ये पूछेगा, यूपीएससी में आने के तो बहुत चांस है, और भी एग्जाम में आ सकता है। विजय दुर्ग क्या चीज है? फोर्ट विलियम कोलकाता में जो ब्रिटिश के टाइम पे था, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पे, आज के समय में इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है ये कोलकाता। फोर्ट विलियम आर्मी का ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। अब फोर्ट विलियम नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर रहे हैं इसको, इसका नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसके अंदर जब आप जाओगे तो इसका जो गेट था, उस गेट का भी नाम था सेंट जॉर्ज, उस गेट का भी नाम बदल के शिवाजी गेट कर दिया है। फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया, और इसके गेट का नाम सेंट जॉर्ज गेट था, उसका नाम बदल के शिवाजी गेट कर दिया, उसका नाम बदल के शिवाजी गेट कर दिया। और किचनर हाउस बना हुआ था इसके अंदर, उसका नाम मानेकशॉ हाउस कर दिया है। तो फोर्ट विलियम के अंदर किचनर हाउस, सेंट जॉर्ज गेट, इन सब के नाम बदल दिए। फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग, इसके अंदर किचनर हाउस, उसका नाम बदल के मानेकशॉ हाउस कर दिया, और सेंट जॉर्ज गेट जो था उसका नाम शिवाजी गेट कर दिया। फोर्ट विलियम ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का था, 1781 में बना था। फोर्ट विलियम 3, ये सॉरी, ब्रिटिश ने 1781 में बनाया था कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का। किंग विलियम 3 था ब्रिटेन का, उसके नाम पर, इंग्लैंड का राजा किंग विलियम 3, उसके नाम पे फोर्ट विलियम रखा गया था। तो 1781 में फोर्ट विलियम बना था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, किंग विलियम 3 ब्रिटेन का राजा, उसके नाम पर। तो ब्रिटिश का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था इस एरिया में, हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है। हुगली रिवर के किनारे का एरिया है। बंगाल में जो इन्होंने ट्रेड और मिलिट्री ऑपरेशंस पे कंट्रोल हासिल किया था, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इसका। बंगाल को जो हथिया लिया था अंग्रेजों ने, उसमें ट्रेड और मिलिट्री ऑपरेशन जो चलाए थे, उसमें फोर्ट विलियम का इंपॉर्टेंट रोल था। विजय दुर्ग जो नाम दिया है वो शिवाजी महाराज मराठा के समय में जो मजबूत नेवल बेस था महाराष्ट्र में, वहां से नाम लिया है।
विजय दुर्ग जो नाम दिया है वो कहां से सिग्निफिकेंस लिया है? छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नेवल बेस महाराष्ट्र में हिस्ट्रिक फोर्ट था, ऐतिहासिक फोर्ट था, वहां से नाम लिया है। मतलब विजय दुर्ग किससे संबंधित है? मराठा का नेवल बेस था महाराष्ट्र में ही, विजय दुर्ग नाम वहां से लिया। तो फोर्ट विलियम को बदल के विजय दुर्ग कर दिया। विजय दुर्ग किससे संबंधित इतिहास में? मराठा से, मराठा से संबंधित है। न्यूजीलैंड में एक पहाड़ है जिसको ह्यूमन का स्टेटस दे दिया है, वहां कोर्ट ने उसको ह्यूमन माना है। तो माउंट तारानाकी, बस यही क्वेश्चन है, हेडिंग जो है वही क्वेश्चन है। हाल ही में न्यूजीलैंड में किस पहाड़ को एक ह्यूमन की तरह कंसीडर किया गया है, एक लिविंग एंटिटी माना गया है? माउंट तारानाकी। क्योंकि माउरी समुदाय के लोग रहते थे, उनकी भावनाएं इससे जुड़ी रही हैं, और ये एरिया अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था और ये कम्युनिटी को नेग्लेक्ट कर दिया था। जो ट्रीटी वगैरह की गई थी उसका भी वायलेशन कर दिया था। तो माउरी समुदाय के लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी रही हैं। माउंट तारानाकी, वो उसको अपने गार्जियन की तरह ट्रीट करते हैं। तो माउंट तारानाकी को अभी हाल ही में एक ह्यूमन की तरह कंसिडर किया गया है वहां। तो रिसेंटली न्यूजीलैंड का माउंट तारानाकी, इसको तारानाकी माउंगा भी कहते हैं, ऑफिशियली इसको लीगल पर्सन या लिविंग एंटिटी माना है वहां कोर्ट ने। यह निर्णय दिया गया है क्योंकि इस माउंटेन का इंपॉर्टेंस वहां के इंडिजिनस लोग जो हैं, वहां के जो ओरिजिनल रहने वाले लोग हैं, माउरी लोग, उनसे संबंधित है। वो उसको अपना एंसेस्टर, अपना पूर्वज मानते हैं, अपना गार्जियन की तरह मानते हैं इस पहाड़ को। और ब्रिटिश टाइम पे ये एरिया कब्जे में रहा, ये एरिया कब्जे में रहा, उसका एक्सप्लॉयटेशन अंग्रेजों ने किया। तो उसके ऐतिहासिक महत्व को देख के फैसला दिया गया है, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट है, वो भी माउरी लोगों को दिया गया है। मतलब इस एरिया का जो मैनेजमेंट वाला काम है वो भी माउरी लोगों को सौंपा गया है, इसीलिए अभी न्यूज में रहा। तो क्वेश्चन खाली इतना, माउंट तारानाकी कहां पर है? न्यूजीलैंड। लीगल पर्सन इसको स्टेटस दिया गया है, और माउरी समुदाय के लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, माउरी समुदाय के लोगों से जुड़ा मामला है। तो उसके अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये इन्हीं लोगों को दी गई है, माउरी लोगों को, इन्हीं से जुड़ा हुआ एरिया है। कुछ दिन से आप देख रहे हैं न्यूज में दिखा रहा है, एक आइसबर्ग है जो बहुत लंबी दूरी तय करके एक से दूसरे देश जाए जा रहा है। एक आइसबर्ग है जो कई दिन से यात्रा पे निकला हुआ है, बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा, और एक से दूसरे कंट्री मूव कर रहा है। खतरा है किसी देश से टकरा ना जाए। उस आइसबर्ग का नाम है A23A, अटलांटिक महासागर। A23A नाम का आइसबर्ग अटलांटिक, ये अभी चर्चा में है। सबसे बड़ा आइसबर्ग रिकॉर्ड किया गया है, अपनी जर्नी साउथ अटलांटिक से शुरू किया है, अंटार्कटिका से टूटा ये जो आइसबर्ग है, अंटार्कटिका से टूटा ये हिस्सा, और इसने मूव करना शुरू किया अटलांटिक में, साउथ अटलांटिक वगैरह पहुंच गया। तो एक आइसबर्ग है जो मूव कर रहा है लंबे समय से, A23A इसका नाम है। तो A23A लार्जेस्ट आइसबर्ग रिकॉर्ड किया गया है, जो अंटार्कटिका के हिस्से से टूटा है और यात्रा पे चल दिया, पानी में फ्लोट कर रहा है। लगभग 1 ट्रिलियन टन इसका वजन है और 400 स्क्वायर मील एरिया में फैला हुआ है। अब इसने कई सारे इकोलॉजिकल कंसर्न छेड़ दिए हैं, कई सारे इकोलॉजिकल कंसर्न छेड़ दिए हैं। साउथ जॉर्जिया आइलैंड, यहां पर ये प्रभाव डालेगा। माना जा रहा है कि साउथ जॉर्जिया आइलैंड, यहां पर जब ये पहुंचेगा तो यहां पर ये प्रभाव डालेगा, यहाँ की वाइल्ड लाइफ वगैरह को नुकसान ना पहुंचा दे। यहाँ की वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे सील, पेंगुइन, ये सब पाए जाते हैं, उनको नुकसान ना कर दे। तो ये आइसबर्ग मूव करता अगर कहीं टकरा गया तो ये खतरा बना हुआ है कि रिस्क हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो जाएगा। बैकग्राउंड इसका, A23 रिमेंड स्टेशनरी, ये 37 साल तक तो टिका हुआ था, फिर ये टूट गया, अंटार्कटिका से यात्रा पे चल दिया। साउथ जॉर्जिया आइलैंड के ऊपर खतरा है, यहां टकरा ना जाए। चाइना का वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम, वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम, जिसमें चाइना जमीन पर और ओशियन में रूट डेवलप कर रहा है व्यापार के लिए, पढ़ाया वो क्वेश्चन है। इंडिया चाइना में 2 लेक्चर हैं, दोनों में बताया हुआ है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक रूट इंडिया के ऊपर जमीन से जा रहा है, इंडिया इधर है, काफी ऊपर जा रहा है, और एक ओशियन से जा रहा है, तो इसको बोलते हैं चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एक रूट जमीन पे, एक पानी में से गुजर रहा है। तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कई सारे कंट्री जुड़े हुए, इटली जुड़े हुए थे। अब कई कंट्री विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे क्यों विड्रॉ कर रहे हैं? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है,
जिसमें चाइना अपना एक बड़ा रूट डेवलप कर रहा है ट्रेड के लिए, और चाइना का सबसे बड़ा खतरा कौन? अमेरिका। तो अमेरिका कह रहा है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े हैं उनको कहीं ना कहीं धमकाता है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम से जुड़ रहे हो, उनको धमकी देता है अमेरिका, क्योंकि चाइना अपने फायदे के लिए कर रहा है, तो चाइना को बेनिफिट मिलेगा तो अमेरिका को दिक्कत है। तो पनामा एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है अटलांटिक में, पनामा। ट्रंप के प्रेशर में आकर पनामा अभी खुद को इस प्रोग्राम से बाहर कर लिया। ट्रंप के प्रेशर में आके पनामा ने अनाउंस किया है चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम से अलग होने का, क्योंकि इसमें अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि पनामा कैनाल है एक, व्यापार करने के लिए आपने एक सुनी होगी पनामा कैनाल। पनामा एक छोटा सा कंट्री है और यहां पर पनामा कैनाल का एरिया है जहां से बहुत व्यापार होता है। तो अगर पनामा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ेगा तो चाइना अपना दखल यहां तक बढ़ा देगा। अगर चाइना के प्रोग्राम से पनामा जुड़ेगा तो चाइना अपना दखल यहां तक बढ़ा देगा, और ट्रेड के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रूट है, अमेरिका को नुकसान होगा। तो ट्रंप के प्रेशर में इससे पनामा ने खुद को बाहर कर लिया। एक्चुअल में ये पनामा कैनाल जो बनी है ये अमेरिका नहीं बनाई थी, और पनामा को हैंडओवर कर दी थी 1999 में। इनके बीच एक ट्रीटी थी, एक एग्रीमेंट था इनके बीच में। तो पनामा कैनाल ट्रेड के लिए आर्टिफिशियली बनाई गई थी, अमेरिका ने बनाई थी, और 1999 में पनामा जो कंट्री है उसको हैंडओवर कर दिया था, पर एग्रीमेंट करके हैंडओवर किया था। ट्रंप कह रहे हैं कि चाइना यहां पर आ जाए, कल को चाइना की मिलिट्री भी यहां पर आ जाए, इनकी प्रेजेंस देखी जा रही है। ट्रंप ने ये सब एलिगेशन लगाए। ट्रंप ने कहा कि चाइनीज मिलिट्री का प्रेजेंस यहां देखा जा रहा है। पनामा ने कहा ऐसा नहीं है, चाइना भी कह रहा है गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। पर ट्रंप ने प्रेशर बनाने के लिए पनामा पे प्रेशर डाला कि आप इससे अलग हो जाओ, और पनामा कैनाल के क्षेत्र में चाइना की दखल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है हमारा, और हमने ही बनाई थी आर्टिफिशियली ये कैनाल। ये तो हमने आपको दी थी 1999 में एक एग्रीमेंट के तहत, पर इसका मतलब ये नहीं कि चाइना यहां पर आकर बैठ जाए। तो अमेरिका के दबाव में पनामा इससे एग्जिट कर गया है। अब देखो, तो पनामा ऑफिशियली विड्रॉ कर गया है चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम से। इंडिया भी इसका हिस्सा नहीं है। इंडो चाइना दो इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, जीके करंट अफेयर में बताया है मैंने ये प्रोग्राम। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है, चाइना की स्ट्रेटजी क्या है, पीओके सीओके क्या है, सब बताया हुआ है। तो पनामा विड्रॉ कर गया इस प्रोग्राम से, क्योंकि पनामा अपनी सोवर्निटी, अपनी संप्रभुता को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। संप्रभुता की क्या बात है, वो तो अमेरिका का प्रेशर है कि हमारी सोवर्निटी, हमारी इंडिपेंडेंस पे चाइना दखल ना दे भविष्य में। वो ट्रंप के प्रेशर में ऐसा हुआ है। तो पनामा के राष्ट्रपति हैं जोस रॉल मुलिनो। पनामा के राष्ट्रपति जोस रॉल मुलिनो डिक्लेयर कर दिया कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं बनेंगे, और इस पर हम कोई नेगोशिएशन भी नहीं करेंगे। पनामा की जो इंडिपेंडेंस है उस पर किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ट्रंप के प्रेशर में ये काम हुआ, ऐसा माना जा रहा है कि कैनाल क्षेत्र में चाइना का दखल ना बढ़ जाए, और अमेरिका का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहाँ पर। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि पनामा तुम्हारे कंट्रोल से हम ले लेंगे। पनामा जो कंट्री है, ट्रंप कह रहा है कि हम कंट्रोल अपने पास ले लेंगे अगर चाइना का दखल यहां बढ़ाओगे। और पनामा को ट्रंप ने कहा कि तुम जानबूझ के चाइना को इन्वॉल्व कर रहे हो यहां पर। अगर चाइना से एग्रीमेंट करोगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनोगे, और चाइना पनामा कैनाल के क्षेत्र में आएगा, तो पनामा कैनाल हमने बना के 99 में तुमको हैंड ओवर की है, हम तुमसे वापस ले लेंगे। ट्रंप प्रेशर डाल रहा है पनामा की, ये कंट्रोल हम ले लेंगे। और पनामा कैनाल से जितना ट्रैफिक जाता है, पनामा को उससे पैसा मिलता है। पनामा कैनाल अमेरिका ने बनाई, आर्टिफिशियल कैनाल है व्यापार करने के लिए, और अमेरिका कह रहा है कि यहां से ट्रैफिक जा रहा है उसका पैसा पनामा को मिलता है। पर अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है, पनामा को पैसा मिले, एग्रीमेंट है दोनों के बीच। पर चाइना अगर इन्वॉल्व होगा, चाइना अगर दखल देगा, तो हम कंट्रोल अपने पास ले लेंगे, पनामा की इकोनॉमी ढह जाएगी। ये प्रेशर डाला। तो ट्रंप ने क्लियर किया, कह दिया कि पनामा से कंट्रोल कैनाल का ले लिया जाएगा अगर चाइना यहां इन्वॉल्व होता है, और चाइना की मिलिट्री वगैरह का प्रेजेंस देखा जा रहा है इस एरिया में। तो पनामा कैनाल पनामा गवर्नमेंट के सोर्स का लगभग 26% से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा है इनका। काफी मेजर पैसा यहीं से आता है, बहुत सारा ट्रेड इस रूट से होता है। मैप में दिखाया भी हुआ है मैंने, पनामा छोटा सा कंट्री, और पनामा कैनाल आर्टिफिशियली बनाई गई थी। ये है देखो, पनामा कैनाल 82 किलोमीटर लंबी आर्टिफिशियल कैनाल है, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। 82 किलोमीटर लंबी आर्टिफिशियल कैनाल है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। इंटरनेशनल रूट है शिप के जाने का, शिप के आने जाने के लिए इंपॉर्टेंट रूट है।
साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका को जोड़ना हो तो भी इंपॉर्टेंट है ये। और अमेरिका ने इसको 20वीं सदी के आसपास बनाया था और 1977 में एग्रीमेंट किया था और 99 में पनामा को सौंपी थी। ये कैनाल अर्ली 20th सेंचुरी में बना था, 1977 में एग्रीमेंट वगैरह करके 99 में पनामा को हैंडओवर की गई है। एग्रीमेंट 77 में हुआ था, हैंडओवर 99 में हुआ है। तो इसीलिए अमेरिका प्रेशर बना रहा है कि यहाँ चाइना का इन्वॉल्वमेंट मत करो। चाइना यहाँ इन्वॉल्वमेंट होगा तो कैनाल का कंट्रोल अपने पास ले लेंगे। मिशन 3000 रेलवे का प्रोग्राम है कि रेलवे जो सामान ढुलाई करता है उसकी क्षमता को बढ़ाना है। फ्रेट सामान की ढुलाई जो होती है रेलवे उसको कई गुना बढ़ाने का टारगेट कर रहा है, उसी को नाम दिया है मिशन 3000। तो 3000 मिलियन टन 2030 तक रेलवे इतनी क्षमता हासिल कर लेगा फ्रेट की, सामान ढुलाई की। अभी इतना नहीं है, अभी इस टारगेट से पीछे चल रहे हैं हम। तो इंडियन रेलवे का एक प्रोग्राम है मिशन 3000 जिसमें 3000 मिलियन टन 2030 तक क्षमता हासिल करेगा रेलवे, ये रेलवे मिनिस्टर कह रहे हैं। अभी लगभग 1600 मिलियन टन के आसपास पहुंचे हैं। पहली बार इस साल में 1600 मिलियन टन अचीव कर पाए हैं एक साल में, और इससे डबल क्षमता भी हासिल करनी है। 2024-25 में लगभग हम 1600 मिलियन टन पे हैं एक साल में, और हर साल 3000 मिलियन टन हमें अचीव करना है 5 साल के अंदर। हालांकि टारगेट से पीछे चल रहे हैं, पर रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि हम इसको अचीव कर लेंगे। 1600 मिलियन टन के आसपास हमारा फ्रेट जो है, सामान ढुलाई रेलवे इतना करता है, 3000 तक पहुंचना है अगले 5 साल के अंदर। और ये 5 साल में 3000 नहीं, हर साल हम 3000 मिलियन टन इतना रेलवे ढोएगा। अभी एक साल में 1600 मिलियन टन ढोता है और 3000 सालाना ये क्षमता हासिल कर लेगा रेलवे 2030 तक, ये अनुमान है। सवाल केवल ये है मिशन 3000 किसका है? ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है या ये सोलर का प्रोग्राम है? इंडियन रेलवे का प्रोग्राम है फ्रेट क्षमता को बढ़ाने के लिए। DFCCIL का पेपर भी तो होना है आप लोगों का, जो जुलाई में डेट चली गई है शायद। तो रेलवे के प्रोग्राम जब पढ़ेंगे वहां पर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेलवे वाले रेलवे के जो प्रोग्राम है वहां पर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका फरवरी पूरा और मार्च आज तक का कंप्लीट हो चुका है। पूरा फरवरी का अपडेशन और मार्च अभी तक का अपडेशन पूरा हो चुका है। साइंस एंड टेक आपका दिसंबर जनवरी भी कंप्लीट हो चुका है। तो 5 क्लास मैंने कही थी, 3rd क्लास आज हो गई है, और 2 क्लास होंगी जिसमें बचा खुचा जो भी रह गया होगा सारा कंप्लीट हो जाएगा 1 से 2 क्लास में। 1 से 2 क्लास में करंट अपडेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद यूपी लोकल की 2 क्लासें मैंने जो बताया था वो कराना है। एग्जाम की डेट भी तब तक क्लियर हो जाएगी। यूपी लोकल की 2 क्लासें करानी है, बस वो रह जाएगा। इसके बाद फिर AI में एक आध लेक्चर देख लेंगे, AI में कुछ ऐड कर लेंगे। इसके बाद देख लूंगा कहीं कहीं पे कोई टॉपिक रह रहा होगा, जैसे AI में 1-2 क्लास कराना। AI हालांकि करंट में काफी पढ़ चुके हो आप, तो करंट अफेयर 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। 17-18 तारीख तक का भी जोड़ दे रहा हूं मैं। फिर यूपी लोकल 2 क्लासें, 2 हो चुकी हैं, 2 करानी है, और AI में 1-2 लेक्चर, क्वेश्चंस वगैरह। तो एग्जाम के पहले तक क्वेश्चन तक चलता रहेगा आपका। ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखते हैं। PDF लेक्चर कंप्लीट। अब अगली 2 क्लास जो है उसमें बचा खुचा भी हो जाएगा। अब आपको यहाँ मैंने ढूंढना पड़ रहा है, नहीं तो करंट आपको परेशानी कितनी हो रही थी, कहाँ से कवर करते हैं। अब करंट की समस्या लगभग दूर हो गई, PDF बनाया दे भी दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो याद रखना भी आसान है। ठीक है, चलो क्लास, गुड नाइट। अच्छा, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले जो हैं, जून में पेपर है उनका, अप्रैल भी कवर करना है, तो अप्रैल के लास्ट में फिर करंट अपडेशन में अप्रैल का भी कवर कर दूंगा मैं। जिस एग्जाम में जो बैच आरोहण पे है, जिसके लिए जितनी जरूरत है वो मेरी जिम्मेदारी अपडेट कराना, उसके लिए आप परेशान मत होइए। आरोहण पे जो भी बैच चल रहे हैं, जिसके लिए जहां तक का आएगा मैं अपने आप अपडेट कराऊंगा। SSC JEE जब आगे होगा वो अपडेट करना मैं अपने आप करूंगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड।